सामाजिक प्रभाव एवं समूह परक्रम परिचय। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन और अपनी सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में विचार कीजिए। प्रातःकाल विद्यालय जाने से पहले आप अपने परिवार के सदस्यों से अंतःक्रिया करते हैं। विद्यालय में आप अपने शिक्षकों तथा सहपाठियों से किसी प्रसंग या विषय के बारे में विचार विमर्श करते हैं और विद्यालय के बाद आप दोस्तों को फोन करते हैं, उनके साथ कहीं जाते हैं या उनके साथ खेलते हैं। इन सभी स्थितियों में आप एक समूह के अंग हैं जो न केवल आवश्यक सहायता एवं सुविधा प्रदान करता है, बल्कि यह एक व्यक्ति के रूप में आपकी समृद्धि एवं विकास को भी सुकर बनाता है। क्या आप कभी दूसरे ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां आपका परिवार विद्यालय एवं मित्र के साथ न रह रहा हो? आपने कैसा अनुभव किया है? क्या आपने अनुभव किया है कि आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण चीजों का अभाव था? हमारा जीवन हमारे समूह सदस्यता की प्रकृति से प्रभावित होता है, इसलिए किसी ऐसे समूह का अंग बनना आवश्यक है जो हमें सकारात्मक तरीके से प्रभावित करे और अच्छे नागरिक बनने में हमारी सहायता करे। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समूह क्या है एवं ये किस प्रकार से हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर यह जान लेना भी आवश्यक है कि केवल दूसरे लोग ही हमें प्रभावित नहीं करते, बल्कि व्यक्ति के रूप में हम भी दूसरे को, एक समाज को परिवर्तित करने में सक्षम है। सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा के लाभ ये किसी प्रकार से हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, इसको भी जानने का प्रयास किया जाएगा। हम यह भी देखेंगे कि अनन्यता किस प्रकार से विकसित होती है, हम स्वयं को कैसे जानते हैं। इस प्रकार हम यह समझने का भी प्रयास करेंगे कि क्यों कभी कभी समूह द्वंद्व उत्पन्न होता है। समूह द्वंद्व से उत्पन्न खतरों को जानने का, द्वंद्व समाधान की विभिन्न युक्तियों से हम स्वयं को अवगत कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक सामंजस्यपूर्ण या समरस एवं सशक्तिशील समाज के निर्माण में हम सहायक हो सके। समूह की प्रकृति एवं इसका निर्माण। समूह क्या है? उपरोक्त परिचय का खंड हमारे जीवन में समूह के महत्व को स्पष्ट करता है। एक प्रश्न जो मन में आता है वह यह है कि समूह जैसे आपका परिवार, कक्षा तथा वह समूह जिसके साथ आप खेलते हैं अर्थात क्रीड़ा समूह किसी प्रकार से व्यक्तियों के दूसरे प्रकार के समुच्चय से भिन्न है। उदाहरण के लिए वे लोग जो आपके विद्यालय के एक समारोह में क्रिकेट का खेल देखने के लिए एकत्रित हुए हैं, वे सभी एक स्थान पर उपस्थित हैं, परंतु वे अन्योन्याश्रित या परस्पर निर्भर नहीं है। उनकी कोई परिभाषा, भूमिका, हैसियत या स्थिति एवं एक दूसरे से प्रत्याशाएं नहीं होती है, परंतु अपने परिवार, कक्षा एवं क्रीड़ा समूह के संदर्भ में आप यह अनुभव करेंगे कि वहां पर पारस्परिक निर्भरता होती है। सभी सदस्यों की एक भूमिका होती है, हैसियत या स्थिति भी भिन्नताएं होती हैं और एक दूसरे से प्रत्याशाएं भी होती हैं। अतः आपका परिवार, कक्षा एवं क्रीड़ा समूहों के उदाहरण हैं और व्यक्तियों के दूसरे प्रकार के समुच्चय से भिन्न है। एक समूह को ऐसे या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं एवं परस्पर निर्भर होते हैं, जिनकी एक जैसी अभिप्राय होती हैं। सदस्यों के बीच निर्धारित भूमिका संबंध होता है और सदस्यों के व्यवहार को नियमित या नियंत्रित करने के लिए प्रतिमान या मानक होते हैं। समूह के निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती हैं। या दो से अधिक व्यक्तियों जो स्वयं को समूह से संबंध समझते हैं कि एक सामाजिक क्रिया है। समूह की यह विशेषता एक समूह को दूसरे समूह से पृथक करने में सहायता करती है और समूह को अपनी एक अलग अनन्यता या पहचान प्रदान करती है। यह ऐसे व्यक्तियों का एक समुच्चय है जिसमें सभी की एक जैसी अभिप्राय एवं लक्ष्य होते हैं। समूह निर्धारण लक्ष्य को प्राप्त करने के या समूह को किसी खतरे से दूर करने के लिए कार्य करते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों का एक समुच्चय होता है जो परस्पर निर्भर होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य दूसरे के लिए कुछ परिणाम उत्पन्न कर सकता है। कल्पना करें कि क्रिकेट के खेल में एक खिलाड़ी कोई महत्वपूर्ण कैच छोड़ देता है तो इसका प्रभाव संपूर्ण टीम पर पड़ेगा। वे लोग जो अपनी आवश्यकता
आवश्यकताओं की संतुष्टि अपने संयुक्त संबंधों के आधार पर कर रहे हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण या समूहन है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों का समूह समुच्चय होता है जिनकी अंतःक्रियाएं निर्धारित भूमिकाओं और प्रतिमानों के द्वारा संचालित होती हैं। इसका आशय यह हुआ कि जब समूह के सदस्य एकत्रित होते हैं या मिलते हैं तो समूह के सदस्य हर बार एक ही तरह के कार्य का निष्पादन करते हैं और समूह के सदस्य समूह के प्रतिमानों का पालन करते हैं। प्रतिमान हमें यह बताता है कि समूह में हम लोगों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और प्रतिमान समूह के सदस्यों की अपेक्षित व्यवहार को निर्धारित करते हैं। समूह को व्यक्तियों के एकत्रीकरण या समूहन के दूसरे प्रकार से विभेदित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भीड़ कौवड़ भी व्यक्तियों का एक समूहन या एकत्रीकरण है जिसमें लोग एक स्थान पर या स्थिति में संयोगवश उपस्थित रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और कोई दुर्घटना घटित हो जाती है। शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो जाते हैं। यह भीड़ एक उदाहरण है। भीड़ में न तो कोई संरचना होती है और न ही आत्मीयता की भावना होती है। भीड़ में लोगों का व्यवहार अविवेकीय होता है और सदस्यों के बीच परस्पर निर्भरता भी नहीं होती है। टीम समूहों के विशेष प्रकार होते हैं। दल के सदस्यों में प्रायः पूरक कौशल होते हैं और वे एक समान लक्ष्य या उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। सदस्य अपने क्रियाकलापों के लिए परस्पर उत्तरदायी होते हैं। दलों में सदस्यों के समन्वित प्रयासों के द्वारा एक सकारात्मक सहक्रिया प्राप्त की जाती है। समूहों और दलों के बीच निम्न मुख्य अंतर होते हैं। समूह में सदस्यों के व्यक्तिगत योगदान पर निष्पादन आश्रित रहता है। दलों में व्यक्तिगत योगदान एवं दल कार्य या टीम कार्य दोनों ही महत्व रखते हैं। चित्र में दिखाई गई है अ वाले में और ब वाले में, इन दोनों चित्रों को देखिए ध्यान से। चित्र अ वाले में एक फुटबॉल की टीम को प्रदर्शित करता है। एक समूह जिसमें सदस्य एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, उनकी भूमिका होती है और लक्ष्य होते हैं। चित्र ब फुटबॉल मैच देख रहे दर्शक गण को प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्तियों का एकमात्र एकत्रीकरण जो किसी संयोगवश संभव है, फुटबॉल में उनकी अभिरुचि के कारण है, एक ही स्थान पर एक ही समय पर उपस्थित है। चित्र में प्रदर्शित समूह में नेता या समूह का मुखिया कार्य का जिम्मेदारी संभालता है, जबकि दल में यद्यपि एक नेता होता है फिर भी सभी सदस्य स्वयं पर ही जिम्मेदारी लेते हैं। दर्शक गण या श्रोता ऑडियंस भी व्यक्तियों का एक समुच्चय होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य से, जैसे क्रिकेट मैच या चलचित्र देखने के लिए एकत्र होते हैं। दर्शकगण सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी वे आवेश में आकर उत्तेजित जनसमूह या असंयत भीड़ का रूप ले लेते हैं। असंयत भीड़ में प्रयोजन का एक सुस्पष्ट बोध रहता है। लोगों के अवधान में ध्रुवीकरण पाया जाता है और लोगों की क्रिया एक ही दिशा में अग्रसर होती है। असंयत भीड़ में विचारों और व्यवहारों में समजातीय या समरूपता के साथ आवेगशीलता की विशेषता पाई जाती है। व्यक्ति क्यों समूह में सम्मिलित होते हैं? आप सभी अपने परिवार कक्षा या उस समूह के सदस्य हैं जिनके साथ आप अंतःक्रिया करते हैं या खेलते हैं। इस प्रकार किसी विशेष समय पर अन्य व्यक्ति भी अनेक समूहों के सदस्य होते हैं। अलग अलग समूह भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और इसीलिए हम एक साथ अनेक समूहों के सदस्य होते हैं। यह कभी कभी हम लोगों के लिए एक दबाव उत्पन्न करता है, क्योंकि समूहों की प्रतिस्पर्धा, प्रत्याशाएं और मांगे हो सकती हैं। अधिकांशतः स्थितियों में हम ऐसी प्रतिस्पर्धा, मांगों और प्रत्याशाओं को प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं। लोग समूह में इसलिए सम्मिलित होते हैं क्योंकि ऐसे समूह अनेक आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। सामान्यतः लोग निम्न कारणों से समूह में सम्मिलित होते हैं: सुरक्षा,
जब हम अकेले होते हैं तो असुरक्षित अनुभव करते हैं। समूह इस असुरक्षा को कम करता है, व्यक्तियों के साथ रहना आराम की अनुभूति और संरक्षण प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप लोग स्वयं को अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं और खतरे की संभावना कम हो जाती है। प्रतिष्ठा या हैसियत, जब हम किसी ऐसे समूह के सदस्य होते हैं जो दूसरे लोगों द्वारा महत्वपूर्ण समझा जाता है तो हम सम्मानित महसूस करते हैं तथा शक्ति बोध का अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका आपका विद्यालय किसी अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन जाता है तो आप गर्व का अनुभव करते हैं और आप स्वयं को दूसरे से बेहतर समझते हैं। आत्मसम्मान समूह आत्म अर्थ की अनुभूति देता है और एक सकारात्मक सामाजिक अन्योन्यता स्थापित करता है। एक प्रतिष्ठित समूह का सदस्य होना व्यक्ति की आत्मधारणा या आत्मसात को बढ़ावा देता है। व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, समूह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, जैसे समूह के द्वारा आत्मीयता भावना, ध्येय देना और पाना, प्रेम तथा शक्ति बोध का अनुभव प्राप्त करना। लक्ष्य प्राप्ति, समूह ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत से शक्ति होती है। ज्ञान और जानकारी या सूचना प्रदान करना, समूह सदस्य हमें ज्ञान और जानकारी प्रदान करते हैं और हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करती हैं। संभव है कि वैयक्तिक रूप से हम सभी वांछित जानकारियों या सूचनाओं को प्राप्त न कर सके। समूह इस प्रकार की जानकारी और ज्ञान की कमी को पूरा करता है। समूह का निर्माण, इस खंड में हम देखते हैं कि समूहों का निर्माण किस प्रकार होता है या समूह किस प्रकार बनते हैं। समूह निर्माण का आधार व्यक्तियों के बीच संपर्क और अंतःक्रिया है। यह अंतःक्रिया निम्नलिखित दशाओं से सुकर या सुगम हो जाता है। सान्निध्य, अपने मित्र समूह के बारे में जरा विचार कीजिए। यदि आप एक ही कॉलोनी में नहीं रहते, एक ही विद्यालय में नहीं जाते या एक ही खेल मैदान में नहीं खेलते तो क्या आप किसी के मित्र होते? संभवतः आपका उत्तर होगा नहीं। एक ही व्यक्तियों के समूह से पुनर्वृत्ति अंतःक्रियाएं हम लोगों को उन्हें समझने एवं उनकी अभिरुचि एवं अभिवृत्तियों को जानने का अवसर प्रदान करती है। एक सामान्य अभिरुचि, अभिवृत्ति तथा पृष्ठभूमि समूह के सदस्यों के प्रति आपकी पसंद मुख्य निर्धारक है। समानता, इक्वलिटी, किसी के साथ कुछ समय तक रहने पर हमें अपनी समानताओं के मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है जो समूह के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। हम ऐसे लोगों को क्यों पसंद करते हैं जो हमारी तरह या हमारे समान होते हैं? मनोवैज्ञानिकों ने इस लिए अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की। एक व्याख्या यह है कि व्यक्ति संगति पसंद करता है और ऐसे संबंधों को पसंद करता है जो संगत हो। जब दो व्यक्ति एक जैसे होते हैं तो वहाँ संगति होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आप फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और आपकी कक्षा के एक अन्य छात्र को भी फुटबॉल का खेल प्रिय है। इस स्थिति में आप दोनों की अभिरुचियां मेल खाती है। आप दोनों के मित्र बन जाने की संभावना उच्च है। मनोवैज्ञानिकों ने जो दूसरी व्याख्या प्रस्तुत की वह यह है कि जब हम अपने जैसे व्यक्तियों से मिलते हैं तो वे हमारे मत और मूल्यों को प्रबलित करते हैं और उन्हें वैधता या मान्यता प्रदान करते हैं। हमें अनुभव होता है कि हम सही है और हम उन्हें पसंद करने लगते हैं। मान लीजिए कि आप इस मत के हैं कि बहुत अधिक टेलीविजन देखना अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक हिंसा को दिखाया जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनका मत आपके समान होता है, इससे आपके मत को मान्यता मिलती है और आप इस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं जो आपके मत को मान्यता प्रदान करने में सहायक होता था। सामान्य अभिप्रेरक एवं लक्ष्य, जब लोगों के अभिप्रेरक एवं लक्ष्य समान होते हैं तो वे एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं जो उनके लक्ष्य प्राप्ति को सुकर बनाता है। मान लीजिए कि आप मलिन बस्ती के उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो विद्यालय जाने में सक्षम नहीं है। यह कार्य आप अकेले नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास आपके स्वयं के अध्ययन का काम एवं गृह कार्य होता है। इसीलिए आप समान रुचि के मित्रों के एक समूह का निर्माण करते हैं और ऐसे बच्चों का अध्यापन या शिक्षण प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार आप वह करने में सक्षम हो जाते हैं जो आप अकेले नहीं कर पाते। समूह का निर्माण की अवस्थाएं, याद रखें कि जीवन में अन्य चीजों की तरह समूह का विकास होता है। जिस क्षण
आप लोगों के संपर्क में आते हैं उसी समय आप समूह के सदस्य नहीं बन जाते। समूह सामान्यतः निर्माण, द्वंद्व, अस्थायीकरण, निष्पादन और निष्कासन और वास्तविककरण की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। टकमैन ने बताया कि समूह 5 विकासात्मक अनुक्रमों से गुजरता है। ये 5 अनुक्रम है: निर्माण या आकृतिकरण, विप्लवन या झंझावत, प्रतिमान या मानक निर्माण, निष्पादन एवं समापन। जब समूह के सदस्य पहली बार मिलते हैं तो समूह लक्ष्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में अत्यधिक अनिश्चितता होती है। लोग एक दूसरे को जानने का प्रयत्न करते हैं और यह मूल्यांकन करते हैं कि क्या वे समूह के लिए उपयुक्त रहेंगे। यहाँ उत्तेजना के साथ ही साथ भय भी होता है। इस अवस्था का निर्माण या आकृतिकरण की अवस्था फॉर्मिंग स्टेज कहा जाता है। प्रायः इस अवस्था के बाद अंतरा समूह द्वंद्व को अवस्था होती है, जिसे विप्लवन या झंझावत स्ट्रोमिंग की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में समूह के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर द्वंद्व चलता रहता है कि समूह के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, कौन समूह उसके संसाधनों को नियंत्रित करने वाला है और कौन क्या कार्य निष्पादित करने वाला है। इस अवस्था के संपन्न होने के बाद समूह में नेतृत्व करने का एक प्रकार का पदानुक्रम विकसित होता है और समूह के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है। विप्लवन या झंझावत की अवस्था के बाद एक दूसरी अवस्था जिसे प्रतिमान या मानक निर्माण, नॉर्मिंग की अवस्था का नाम से जाना जाता है। इस अवधि में समूह के सदस्य समूह व्यवहार से संबंधित मानक विकसित करते हैं। यहाँ एक सकारात्मक समूह अन्योन्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। चतुर्थक अवस्था निष्पादन, परफॉर्मिंग की होती है। इस अवस्था तक समूह की संरचना विकसित हो चुकी होती है और समूह के सदस्य इसे स्वीकृति कर लेते हैं। समूह लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में समूह अग्रसर होता है। कुछ समूहों के लिए यह महसूस किया कि अंतिम अवस्था हो सकती है, तथापि कुछ समूहों के लिए, जैसे विद्यालय समारोह के लिए आयोजित समिति के संदर्भ में, एक अन्य अवस्था हो सकती है जिसे समापन की अवस्था, एडजॉर्निंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में जब समूह का कार्य पूरा हो जाता है तब समूह भंग किया जा सकता है। फिर भी यह बताना आवश्यक है कि सभी समूह हमेशा ऐसे व्यवस्थित ढंग से एक के बाद दूसरी अवस्था में अग्रसर नहीं होते हैं। कभी कभी एक साथ या एक ही समय अनेक अवस्थाएं चलती रहती हैं, जबकि दूसरी स्थितियों में समूह विभिन्न अवस्थाओं के मध्य आगे एवं पीछे चलता रहता है या कुछ अवस्थाओं को छोड़ते हुए भी आगे बढ़ सकता है। समूह निर्माण का प्रक्रिया की अवधि में समूह एक संरचनात्मक भी विकसित करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि समूह संरचना, ग्रुपिंग स्ट्रक्चर तब विकसित होती है जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। सदस्य के साथ ही पारस्परिक अंतःक्रिया निष्पादित किए जाने वाले कार्य के वितरण, सदस्यों के निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों और सदस्यों की प्रतिष्ठा या सापेक्ष स्थिति में एक नियमित प्रदर्शित करते हैं। समूह संरचना के 4 मुख्य घटक हैं। भूमिकाएं, रोल्स, सामाजिक रूप से परिभाषित अपेक्षाएं होती है जिन्हें दी हुई स्थितियों में पूर्ण करने की अपेक्षा व्यक्तियों से की जाती है। भूमिकाएं वैसे विशिष्ट व्यवहार को इंगित करती हैं जो व्यक्ति को एक दिए गए सामाजिक संदर्भ में चित्रित करती है। आपकी एक पुत्र या पुत्री की भूमिका और इस भूमिका के साथ कुछ निश्चित भूमिकाएं प्रत्याशाएं हैं, अर्थात किसी विशिष्ट भूमिका में किसी व्यक्ति से अपेक्षित व्यवहार इन भूमिका प्रत्याशाओं में निहित होती है। एक पुत्री या पुत्र के रूप में आपसे अपेक्षा या आशा की जाती है कि आप बड़ों का आदर करें, उनकी बातों को सुने और अपने अध्ययन के प्रति जिम्मेदार रहें। प्रतिमान या मानक, नॉर्म्स समूह के सदस्यों द्वारा स्थापित, समर्थित एवं परिवर्तित व्यवहार एवं विश्वास के अपेक्षित मानदंड होते हैं। इन समूह के अकथनीय नियम के रूप में माना जा सकता है। आपके परिवार के भी मानक होते हैं जो परिवार के सदस्यों के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। इन मानकों को संसार को समझने के साझा तरीके के रूप में देखा जा सकता है। हैसियत या प्रतिष्ठा, स्टेटस, समूह के सदस्यों को अन्य सदस्यों द्वारा
दी जाने वाली सापेक्ष स्थिति को बताती है। यह सापेक्ष स्थिति या प्रतिष्ठा या तो प्रदत्त या आरोपी संभव है कि यह एक व्यक्ति की वरिष्ठता के कारण दिया जा सकता है, या फिर साधित या उपार्जित व्यक्ति ने विशेषज्ञता या कठिन परिश्रम के कारण हैसियत या प्रतिष्ठा को अर्जित किया है होती है। समूह के सदस्य होने से हम इस समूह से जुड़ी हुई प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम सभी ऐसे समूह को के सदस्य बनना चाहते हैं जो प्रतिष्ठा में उच्च स्थान रखते हों अथवा दूसरे द्वारा अनुकूल दृष्टि से देखे जाते हों। यहाँ तक कि किसी समूह के अंदर भी विभिन्न सदस्य भिन्न भिन्न सम्मान एवं प्रतिष्ठा रखते हैं। उदाहरण के लिए एक क्रिकेट टीम का कप्तान अन्य सदस्यों की अपेक्षा उच्च हैसियत या प्रतिष्ठा रखता है, जबकि सभी सदस्य टीम की सफलता के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। सशक्तता को हैंसीवेंसेस समूह सदस्यों के बीच एकता, बद्धता एवं परस्पर आकर्षण को इंगित करती है। जैसे जैसे समूह में अधिक सशक्तता होती है, समूह के क्रियाकलाप 7.1 समूह निर्माण की अवस्थाओं को पहचानना। अपनी कक्षा के 10 सदस्यों के यादृच्छिक रैंडम रूप से चयन कीजिए और मुक्त सदन की योजना बनाने के लिए एक समिति गठित कीजिए। देखिए कि वे किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। उन्हें संपूर्ण योजना बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दे। कक्षा के दूसरे सदस्यों उनके कार्य का परीक्षण करें। क्या आप इसमें किसी अवस्था को उभरते हुए देखते हुए? कौन सी अवस्था थी? अवस्थाओं का क्रम क्या था? कौन सी अवस्थाएं छूट गई? कक्षा में इस पर विचार विमर्श कीजिए। सदस्य एक सामाजिक इकाई के रूप में विचार, अनुभव एवं कार्य करना प्रारंभ करते हैं और पृथकीकृत व्यक्तियों के समान कम उच्च सशक्त समूह के सदस्यों में निम्न सशक्तता सदस्यों की तुलना में समूह में बने रहने की तीव्र इच्छा होती है। सशक्त दल निष्ठा अथवा भय भावना अथवा समूह के प्रति आत्मीयता की भावना को प्रदर्शित करती है। एक सशक्त समूह को छोड़ना अथवा एक उच्च सशक्त समूह की सदस्यता प्राप्त करना कठिन होती है। हालांकि कभी कभी अत्यधिक सशक्त समूह के हितों में नहीं भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने समूह चिंतन ग्रुप थिंकिंग 7.1 के गोचर की खोज की है, जो अत्यधिक सशक्तता की एक परिणति होती है। समूह के प्रकार। समूह अनेक पक्षों में भिन्न होते हैं। कुछ समूहों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जैसे एक देश। कुछ छोटे होते हैं, जैसे एक परिवार। कुछ बहुत थोड़े समय तक ही बने रहते हैं, जैसे एक समिति। कुछ अनेक वर्षों तक साथ बने रहते हैं, जैसे धार्मिक समूह। कुछ उच्च रूप से संगठित होते हैं, जैसे सेना, पुलिस इत्यादि, और दूसरे अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं, जैसे एक मैच के दर्शक। लोग विभिन्न प्रकार के समूहों के सदस्य हो सकते हैं। समूहों के प्रमुख प्रकार को नीचे अंकित किया गया है। समूह चिंतन बॉक्स 7.1। सामान्यतः समूह में टीम कार्य हितकारी परिणाम देता है। फिर भी इरविंग जेनिस ने बताया कि सशक्ति प्रभावी नेतृत्व को बाधित कर सकती है और अनर्थकारी या घोर संकट उत्पन्न करने वाले निर्णय को जन्म दे सकती है। जेनिस ने एक ऐसे प्रक्रम की खोज की जिसे समूह चिंतन के नाम से जाना जाता है, जिसमें समूह एक मत या सर्वसम्मति के प्रति ध्यान रखता है। वास्तव में ये कार्य की योजना के वास्तविक मूल्यांकन की अभिप्रेरणा की अवहेलना करते हैं। यह निर्णयकर्ता के द्वारा तर्कहीन एवं अविवेचनात्मक निर्णय लेने की प्रवृत्ति में परिणत होता है। समूह चिंतन समूह में मत वक या सर्वसम्मति निर्णय के द्वारा परिभाषित होता है। प्रत्येक सदस्य यह विश्वास करता है कि सभी सदस्य किसी विशिष्ट निर्णय अथवा नीति पर सहमत है। कोई भी व्यक्ति असहमत मत व्यक्त नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वह समूह की सशक्ति को कम करेगा एवं वह अलोकप्रिय हो जाएगा। अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि ऐसे समूह में घटनाओं को नियंत्रित करने का स्वयं की क्षमता के संबंध में एक अतिरंजित भावना होती है और वास्तविक जगत के उन संकेतों को जो समूह की योजना के लिए खतरे का संकेत करते हैं, उन्हें यह नकारने या न्यून करने की और प्रवृत्त हो जाती है। समूह के आंतरिक सामंजस्य एवं सामूहिक कुशल क्षेम को संरक्षित रखने
के लिए या उत्तरोत्तर वास्तविकता के संपर्क से दूर हो जाता है। बाहरी लोगों से पृथक एवं सामाजिक रूप से समजातीय सशक्त समूह जिसमें विकल्पों पर ध्यान देने की परंपरा नहीं होती है और निर्णय लेने में असफलता का सामना करना पड़ता है, अथवा निर्णय के लिए उन्हें जिन्हें उच्च कीमत चुकानी पड़ती है, वैसे समूह में समूह चिंतन के उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अनेक समूह निर्माण के उदाहरण में समूह चिंतन के गोचर के स्पष्टीकरण के लिए उद्धृत किया जा सकता है। ये निर्णय बहुत बड़ी असफलता के रूप में परिणित हुए हैं। वियतनाम युद्ध इसका एक उदाहरण है। 1964 से 1967 तक राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और संयुक्त राष्ट्र में उनकी सलाहकार ने वियतनाम युद्ध को यह सोचकर आगे बढ़ाया कि यह युद्ध उत्तरीय वियतनाम को शांति वार्ता के लिए अग्रसर करेगा। चेतावनी के बावजूद युद्ध को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस घोर गलत अकालित निर्णय के परिणाम स्वरूप 56,000 अमेरिकियों एवं 10 लाख से अधिक वियतनामियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसमें बहुत बड़े बजट घाटे अर्थात आर्थिक तंगी को उत्पन्न किया। समूह चिंतन के रोकथाम अथवा प्रतिकार करने की कुछ उपाय अग्रकीत है। समूह सदस्यों के बीच असहमति के बावजूद आलोचनात्मक चिंतन को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करना, समूह को वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना, समूह के निर्माण के मूल्यांकन के लिए बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित करना और चौथा सदस्यों के अन्य विश्वास पात्रों से अपने निर्णय के संबंधों के प्रतिक्रिया को जानने के लिए प्रोत्साहित करना। प्राथमिक और द्वितीयक समूह, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह, अंतः समूह और बाह्य समूह। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य एक प्रमुख अंतर यह है कि प्राथमिक समूह पूर्व विद्यमान निर्माण होते हैं जो प्रायः व्यक्ति को प्रदत्त किया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी पसंद से जुड़ता है, अतः परिवार, जाति एवं धर्म। प्राथमिक समूह है जबकि राजनीतिक दल की सदस्यता। द्वितीयक समूह का उदाहरण है। प्राथमिक समूह में मुखोन्मुख अंतःक्रिया होती है, सदस्यों में घनिष्ठ शारीरिक सामीप्य होता है और उनमें एक उत्साहपूर्ण संवेगीय बंधन पाया जाता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और विकास की आरंभिक अवस्थाओं में व्यक्ति के मूल्यों एवं आदर्शों के विकास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत द्वितीयक समूह वे होते हैं जहां सदस्यों में संबंध अधिक नैर्वैयक्तिक, अप्रत्यक्ष एवं कम आवृत्ति वाले होते हैं। प्राथमिक समूह में सीमाएं कम परगाम्य होती है, अर्थात सदस्यों के पास इसकी सदस्यता वर्ण या चयन करने की का विकल्प नहीं रहता है। विशेष रूप से द्वितीयक समूह की तुलना में जहां इसकी सदस्यता को छोड़ना और दूसरे समूह से जुड़ना आसान होता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह ऐसे समूह मात्रा में भिन्न होते हैं जिस मात्रा में समूह के कार्य स्पष्ट एवं औपचारिक रूप से घोषित किए जाते हैं। एक औपचारिक समूह जैसे किसी कार्यालय संगठन के प्रकार्य स्पष्ट रूप से घोषित होते हैं। समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाने वाली भूमिकाएं स्पष्ट रूप से घोषित होती हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह संरचना के आधार पर भिन्न होते हैं। औपचारिक समूह का निर्माण कुछ विशिष्ट नियमों या विधि पर आधारित होता है और सदस्यों की सुनिश्चित भूमिकाएं होती हैं। इस में मानकों का एक समुच्चय होता है जो व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होता है। कोई विश्वविद्यालय एक औपचारिक समूह का उदाहरण है। दूसरी तरफ अनौपचारिक समूहों का निर्माण नियमों या विधि पर आधारित नहीं होता है और सदस्यों में घनिष्ठ संबंध होते हैं। अंतः समूह एवं बाह्य समूह। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से समानता या भिन्नता के आधार पर इस संदर्भ में करते हैं कि क्या उनमें उनके पास है और क्या दूसरों के पास है, वैसे ही व्यक्ति जिस समूह से संबंध रखता है उसकी तुलना उन समूहों से करते हैं जिनके वे सदस्य नहीं है। अंतः समूह स्वयं के समूह को इंगित करता है और बाह्य समूह दूसरे समूहों को इंगित करता है। अंतः समूह में सदस्यों के लिए हम लोग भी शब्द का उपयोग होता है, जबकि बाह्य समूहों के सदस्यों के लिए वे दे का शब्द का उपयोग किया जाता है। हम लोग वे शब्द के उपयोग से कोई व्यक्ति लोगों को समान या भिन्न के रूप में वर्गीकृत करता है। यह पाया गया कि अंतः समूह में सामान्यतः व्यक्तियों में समानता मानी जाती है, उन्हें अनुकूल दृष्टि से देखा जाता है और उनमें वांछनीय विशेषक
पाए जाते हैं। बाह्य समूह के सदस्यों को अलग तरीके से देखा जाता है और उनका प्रत्यक्षण अंतर समूह के सदस्यों की तुलना में प्रायः नकारात्मक होता है। अंतर समूह तथा बाह्य समूह का प्रत्यक्षण हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। इन भिन्नताओं को बॉक्स 7.2 में दिए गए ताजे फेल के प्रयोग का अध्ययन करके आसानी से समझा जा सकता है। क्रियाकलाप 7.2 अंतर समूह एवं बाह्य समूह में विभेद। कुछ समय पूर्व में आयोजित किसी स्थानिक प्रतियोगिता के बारे में विचार कीजिए। अपने मित्रों से अपने विद्यालय और इसके विद्यार्थियों के बारे में तथा एक दूसरे विद्यालय एवं उसके विद्यार्थी के बारे में एक पैराग्राफ का विवरण लिखने के लिए कहिए। अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों तथा दूसरे विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यवहार एवं विशेषताओं की एक सूची बनाने के लिए कहिए। दोनों के मध्य भिन्नताओं का परीक्षण कीजिए एवं कक्षा में इस पर विचार विमर्श कीजिए। क्या आप दोनों के बीच समानताएं भी देखते हैं? यदि हाँ तो इस पर भी परिचर्चा कीजिए। न्यूनतम समूह एवं प्रतिमान प्रयोग। बॉक्स 7.2 ताजफेल और उनके सहयोगियों का अंतर समूह व्यवहार के न्यूनतम शर्तों को जानने की में अभिरुचि थी। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यूनतम समूह प्रतिमान विकसित किया गया। ब्रिटिश विद्यालयों के बच्चों ने दो चित्रकार वेसिली कैडिनसिक एवं पॉल क्लीलिंग की पेंटिंग के प्रति अपनी वरीयता या पसंद को व्यक्त किया। बच्चों को यह बतलाया गया कि यह निर्णयन के संबंध में एक प्रयोग था। वे जानते थे कि उन्हें किसी समूह कैंडिनिस समूह तथा क्ली समूह में रखा गया था। समूह के अन्य सदस्यों की पहचान को कोड संख्या के द्वारा गुप्त रखा गया। इसके बाद बच्चों ने केवल समूह सदस्य एवं कोड संख्या के आधार पर प्राप्तकर्ताओं के बीच धन का वितरण किया। प्रदर्शित वितरण अधात्री या मैट्रिक्स। अंतर समूह 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक। बाह्य समूह 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। आप सहमत होंगे कि इन समूहों का निर्माण कमजोर कसौटी अर्थात दोनों चित्रकारों की पेंटिंग के प्रति वरीयता या पसंद के आधार पर किया गया था, जिनका न तो कोई पुराना इतिहास था और न ही भविष्य। फिर भी परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि बच्चों ने अपने समूह का पक्ष लिया। यद्यपि इस प्रकार सहवर्गीकरण करना एक सामान्य बात है, फिर भी यह समझना चाहिए कि ये सहवर्ग वास्तविक नहीं होते और ये हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। कुछ संस्कृति में, जैसे कि भारत में बहुविधता को सम्मान दिया जाता है, हम लोगों की संस्कृति एक अनोखी सामाजिक संस्कृति है जो न केवल हमारे उस जीवन में प्रदर्शित होती है जिसे हम जी रहे हैं, बल्कि हमारी कला, स्थापत्य या वास्तुकला एवं संगीत में भी प्रतिबिंबित होती है। व्यक्ति के व्यवहार पर समूह। हमने यह देखा कि समूह शक्तिशाली होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रभाव की प्रकृति कैसे होती है? हमारे निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? हम लोग दो स्थितियों की परिचर्चा करेंगे। पहला, दूसरों की अनुपस्थिति में एक व्यक्ति का अकेले किसी कार्य पर निष्पादित करना, सामाजिक सुकरीकरण, सोशल फैसिलिटेशंस। तथा दूसरा, एक बड़े समूह के अंग के रूप में दूसरे व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति का किसी कार्य पर निष्पादन करना, सामाजिक स्वराचार्य, सोशल लॉफिंग। चूंकि सामाजिक सुकरीकरण की संक्षिप्त विवेचना अध्याय 6 में की जा चुकी है, अतः इस खंड में हम लोग सामाजिक स्वैराचार के गोचर को समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक स्वैराचार, सामाजिक सुकरीकरण शोध यह बताता है कि दूसरों की उपस्थिति भाव प्रबोधन उत्पन्न करती है और यह व्यक्ति को अपने निष्पादन में वृद्धि करने के लिए अभिप्रेरित करती है। यदि वह पहले से ही कुछ चीजों का समाधान करने में अच्छे होते हैं, यह वृद्धि तब होती है जब व्यक्ति के प्रयासों का मूल्यांकन वैयक्तिक रूप से किया जाता है। यदि एक समूह में व्यक्ति के प्रयासों को समुचित कर दिया जाए तो या एक साथ मिला दिया जाए, जिसके कारण आप संपूर्ण समूह के स्तर पर निष्पादन को देखने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रायः क्या होता है? यह पाया गया कि अकेले निष्पादन करने की तुलना में समूह में व्यक्ति एक कम मेहनत से कार्य करता है। यह एक ऐसे गोचर को इंगित करता है जिसे सामाजिक स्वैराचार कहा जाता है। सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य अथवा
अर्थात वैसे कार्य जिनमें कार्य के परिणाम में समूह के सभी अन्य सदस्यों का प्रयास सम्मिलित रहता है करने में व्यक्तिगत प्रयास की कमी है। ऐसे एक कार्य का उदाहरण रस्साकशी का खेल है। आपके लिए यह पहचान करना संभव नहीं होता है कि दल का प्रत्येक सदस्य कितना बल लगा रहा है। ऐसी स्थितियां समूह सदस्यों को विश्राम करने एवं दूसरों के प्रयास के परिणाम मुक्त से प्राप्त करने या मुक्तखोर बनने का अवसर प्रदान करती है। इस गोचर को लताने एवं सहयोगियों द्वारा किए गए अनेक प्रयोगों में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें इन लोगों ने छात्रों के समूह को जितना संभव हो सके उतने जोर से ताली बजाने या वाहवाही करने के लिए कहा, क्योंकि ये लोग प्रयोक्ता या प्रयोगकर्ता यह जानने में अभिरुचि रखते थे कि लोग सामाजिक स्थितियों में कितना शोरगुल करते हैं। इन लोगों ने समूह के आकार में परिवर्तन किया। व्यक्ति या तो अकेले थे अथवा 2, 4 एवं 6 व्यक्तियों के समूह में थे। इस अध्ययन के परिणाम ने यह प्रदर्शित किया कि यद्यपि शोरगुल की एक मात्रा समूह के आकार के बढ़ाने के साथ बढ़ी, परंतु प्रत्येक सहभागी के द्वारा प्रत्येक किए गए शोरगुल की मात्रा घट गई। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे समूह का आकार बढ़ा, प्रत्येक सहभागी ने कम प्रयास किया। सामाजिक स्वैराचार्य क्यों उत्पन्न होती है? जो व्याख्या दी गई है वे है निम्न: समूह के सदस्य निष्पादित किए जाने वाले संपूर्ण कार्य के प्रति कम उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं और इस कारण वे कम प्रयास करते हैं। सदस्यों की अभिप्रेरणा कम हो जाती है क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि उनके योगदान का मूल्यांकन व्यक्तिगत स्तर पर नहीं किया जाएगा। समूह के निष्पादन की तुलना किसी दूसरे समूह से नहीं की जाती है। सदस्यों के बीच अनुपयुक्त समन्वय होता है या समन्वय नहीं होती है। सदस्यों के लिए उसी समूह की सदस्यता आवश्यक नहीं होती है। यह मात्र व्यक्तियों का एक समुच्चय या समूहन होता है। सामाजिक स्वैराचार्य को निम्न के द्वारा किया जा सकता है: प्रत्येक सदस्य के प्रयासों को पहचानने योग्य बनाना, कठोर परिश्रम के लिए अधिक दबाव को बढ़ाना, सफल कार्य निष्पादित के लिए समूह सदस्यों को वचनबद्ध करना, कार्य के प्रकट महत्व या मूल्य को बढ़ाना, लोगों को यह अनुभव कराना कि उनका व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है। समूह सशक्तता को प्रबल करना, जो समूह के सफल परिणाम के लिए अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। समूह ध्रुवीकरण: हम सभी जानते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय समूह के द्वारा लिए जाते हैं, न कि व्यक्तियों के द्वारा अकेले। उदाहरण के लिए यह निर्णय करना है कि क्या गांव में विद्यालय स्थापित किया जाए, ऐसा निर्णय एक समूह निर्णय होना चाहिए। हम लोगों ने यह भी देखा कि जब समूह निर्णय लेते हैं तो कभी कभी समूह चिंतन के गोचर के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। 107.1 देखें, समूह दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति भी प्रदर्शित करते हैं जिसे समूह ध्रुवीकरण कहा जाता है। यह पाया गया कि व्यक्तियों के द्वारा अकेले की तुलना में समूह द्वारा अंतिम निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। मान लीजिए कि एक कर्मचारी को घूस लेते हुए अथवा किसी अन्य अनैतिक कार्य करते हुए पकड़ा गया है। कर्मचारी के सहयोगी से यह पूछा जाता है कि उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए। वे कर्मचारी को अपराध से मुक्त कर सकते हैं अथवा उसके अनैतिक कार्यों के अनुकूल दंड देने के स्थान पर उसे नौकरी से निकाल देने, सेवा समाप्ति का निर्णय ले सकते हैं। समूह की प्रारंभिक स्थिति जो भी हो, समूह में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप यह स्थिति और मजबूत हो जाती है। समूह में अंतःक्रिया और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप समूह की प्रारंभिक स्थिति की प्रबलता या मजबूती को समूह ध्रुवीकरण कहा जाता है। इसके कभी कभी खतरनाक प्रभाव या परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, क्योंकि समूह चरम स्थिति अर्थात बहुत कमजोर से बहुत कठोर निर्णय लेने की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। समूह ध्रुवीकरण क्यों उत्पन्न होते हैं? चलिए एक उदाहरण को ले कि क्या मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। मान लीजिए कि आप जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड के पक्ष में हैं और यदि आप इस मुद्दे पर किसी समान विचार रखने वाले व्यक्ति को से परिचर्चा कर रहे हैं तो क्या होगा? इस अंतःक्रिया के बाद आपका विचार और अधिक दृढ़ हो सकता है। इस दृढ़ धारणा के निम्नलिखित 3 कारण है। समान विचार रखने वाले व्यक्ति की संगति में आपके दृष्टिकोण को समर्थित करने वाले नए तर्क को सुनने की संभावना रहती है। यह आपको मृत्युदंड के प्रति अधिक पक्षधर बनाएगा। जब आप यह देखेंगे कि अन्य लोगों
भी मृत्यु दंड के लिए पक्ष में है, तो आप यह अनुभव करते हैं कि यह दृष्टिकोण या विचार जनता के वैधीकृत किया जा रहा है। यह एक प्रकार का अनुरूपता प्रभाव है, बैंडिंग वैगन इफेक्ट है। जब आप समान विचारों रखने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो संभव है कि आप उन्हें अंतर समूह के रूप में देखें। आप समूह के साथ तादात्म्य स्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं, अनुरूपता का प्रदर्शन आरंभ कर देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप आपके विचार दृढ़ हो जाते हैं। क्रियाकलाप 7.3 ध्रुवीकरण का मूल्यांकन अपनी कक्षा के अध्यापक द्वारा निर्मित एक 5 एकांशीय लघु अभिवृत्ति मापनी मृत्यु दंड के प्रति अभिवृत्ति मापने के लिए दीजिए। उनकी अनुक्रियाओं के आधार पर कक्षा को 2 समूहों अर्थात मृत्युदंड समर्थकों और मृत्युदंड विरोधी समूह के विभाजित करें। अब इन समूहों को 2 अलग अलग कमरों में बैठाएं और उन्हें हाल के एक ऐसे मुकदमे पर परिचर्चा करने के लिए कहिए जिसमें न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो। देखें कि इन दोनों समूहों में परिचर्चा किस प्रकार से आगे बढ़ती है। परिचर्चा के बाद दोनों समूहों की अभिवृत्ति मापनी पुनः दीजिए। यह जांच करें कि क्या समूह परिचर्चा के परिणाम स्वरूप दोनों समूहों में प्रारंभिक स्थिति की तुलना में स्थिति अधिक दृढ़ हुई है। अनुरूपता अनुपालन एवं आज्ञा पालन समूह एवं व्यक्ति हम लोग पर प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव हम लोगों को अपने व्यवहारों को एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर सकता है। सामाजिक प्रभाव सोशल इन्फ्लुएंस उन परिक्रमों को इंगित करता है जिसके द्वारा हमारे व्यवहार एवं अभिवृत्तियों द्वारा लोगों की काल्पनिक एवं वास्तविक उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। दिन भर में आप अनेक ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं जिसमें दूसरों के आपके प्रभाव करने का प्रयास किया हो और आपको उस तरीके से सोचने का को विवश किया हो जैसे वे चाहते हो। आपके माता पिता, अध्यापक, मित्र, रेडियो तथा टेलीविजन विज्ञापन किसी न किसी प्रकार का सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सामाजिक प्रभाव हमारे जीवन का एक अंग है। कुछ स्थितियों में हम लोगों पर सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक प्रबल होता है जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग उस प्रकार के कार्य करने की ओर प्रवृत्ति होते हैं जो हम दूसरों स्थितियों में नहीं करते हैं। दूसरे अवसरों पर हम दूसरे लोगों के प्रभाव को नकारने में समर्थ होते हैं और यहाँ तक कि हम उन लोगों को अपने विचार या दृष्टिकोण को अपनाने के लिए अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इस खंड में 3 महत्वपूर्ण समूह प्रभाव प्रक्रम अर्थात अनुरूपता, अनुपालन एवं आज्ञा पालन का वर्णन किया गया है। अपने विद्यालय में निम्न स्थितियों की कल्पना कीजिए। आपके कुछ मित्र हाल ही में घोषित एक नियम जो विद्यालय में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में है के विरुद्ध एक विरोध पत्र लेकर आते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप यह मानते हैं कि यह नियम बहुत तर्कसंगत है और इसको लागू कर देना चाहिए, परंतु आप यह भी जानते हैं कि यदि आपने पत्र पर हस्ताक्षर किए तो आप अपने अनेक मित्रों को खो देंगे और विद्यार्थी एकता न रखने के लिए आप बदनाम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपकी आयु के अधिकांश लोग क्या करेंगे? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? यदि आपका उत्तर यह है कि आप पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होंगे तो अपने एक प्रकार के सामाजिक प्रभाव को अभिव्यक्त किया है जिसे अनुरूपता कहा जाता है। अनुरूपता का अर्थ समूह प्रतिमान या मानक अर्थात समूह के अन्य सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने से है। जो वे लोग जो अनुरूपता नहीं प्रदर्शित करते हैं जिन्हें भी सामान्य या अनुपंथी या अस्वीकारवादी कहा जाता है, उन लोगों की तुलना में अधिक ध्यान जाता है जो अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं। केलमैन ने 3 प्रकार के सामाजिक प्रभाव जैसे अनुपालन, कंप्लियंस, तदात्मयी आइडेंटिफिकेशन तथा अंतरीकरण, इंटरनलिजेशन के मध्य विभेद किया। अनुपालन में ऐसे बाह्य स्थितियां होती हैं जो व्यक्ति को अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती हैं। किसी व्यक्ति के अनुरोध पर किए एक विशेष तरीके से व्यवहार करने को भी अनुपालन कहा जाता है। अतः ऊपर वर्णित उदाहरण में आप इस सोच के साथ भी पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं कि आप अनुरोध को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु ऐसा आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप अन्य विद्यार्थियों से सहमत हैं, बल्कि आप यह
इसलिए करते हैं कि ऐसा करने के लिए आपसे एक महत्वपूर्ण सदस्य ने अनुरोध किया था। यह अनुपालन की एक स्थिति हो सकती है जिसे बायोलोक अनुरूपता भी कहा जाता है। अनुपालन मानकों के अभाव में भी घटित हो सकता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पर्यावरण के सामुदायिक समूह का एक सदस्य आपस में आपसे आपकी बाइक या वाहन पर एक स्टिकर प्लास्टिक थैले को नहीं कहिए को चिपकाने का अनुरोध करता है। ऐसा करने के लिए आप समूह मानक या फिर प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध के बारे में अपने व्यक्तिगत मान्यता के कारण सहमत नहीं हो जाते, बल्कि आप इसलिए सहमत हो जाते हैं कि अपनी बाइक पर स्टिकर चिपकाने में आप किसी प्रकार की हानि या समस्या नहीं समझते हैं। इसके साथ ही ऐसे अहानिकारक अंततः सार्थक अनुरोध के लिए नहीं की तुलना में हाँ कहना आपके लिए आसान होता है। केलमैन के अनुसार तदात्मीकरण सहमति तलाशने या अन्यता तलाशने पर आधारित प्रभाव प्रक्रम को इंगित करता है। दूसरी तरफ आंतरिकरण सूचना तलाशने या जानकारी तलाशने पर आधारित प्रक्रम है। इसके अतिरिक्त व्यवहार का एक दूसरा प्रकार आज्ञा पालन और आज्ञा पालन का एक विभेदी विशेषता यह है कि यह आप्त व्यक्तियों के प्रति की गई अनुक्रिया होती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप पत्र पर अधिक आसानी से हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि आपसे ऐसा करने के लिए एक विशिष्ट अध्यापक या छात्र नेता कहते हैं, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि आप समूह मानक का अनुसरण कर रहे हैं, बल्कि आप एक अनुदेश या आदेश का पालन कर रहे हैं। एक अप्त व्यक्ति की उपस्थिति आपके इस व्यवहार को तत्काल अनुरूपता से भिन्न बनाती है। उदाहरण के लिए, जब अध्यापक आपसे शांत रहने के लिए कहते हैं तो आप कक्षा में जोर से बातें करना बंद कर देते हैं, परंतु जब आपकी सहपाठी आपसे यही चीज करने के लिए कहता है तो आप ऐसा नहीं करते हैं। हम यह देख सकते हैं कि अनुरूपता, अनुपालन तथा आज्ञा पालन में कुछ समानताएं हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर भी है। ये तीन एक व्यक्ति के व्यवहार पर दूसरे के प्रभाव को निर्दिष्ट करते हैं। आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का सबसे प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप है, जबकि अनुपालन आज्ञा पालन की तुलना में कम प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि आपसे किसी ने अनुरोध किया है तब आपने अनुपालन किया है, इसमें अस्वीकार करने की प्रायिकता या संभावना है। अनुरूपता सबसे अप्रत्यक्ष रूप है। आप इसीलिए अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि आप समूह मानक से विसमान्य नहीं होना चाहते हैं। अनुरूपता लोग समूह मानकों का अनुसरण करते हैं जब कि ऐसा न करने पर वे जो एकमात्र दंड का सामना कर सकते हैं वह है समूह की अप्रसन्नता या समूह से भिन्नता देखा जाना। लोग क्यों अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं जबकि वे यह भी जानते हैं कि मानक स्वयं में वांछनीय नहीं है। ऐसा लगता है कि मानक के अनुसरण करने की प्रवृत्ति नैसर्गिक है और इसकी किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद हम यह जानना चाहते हैं कि क्यों इस प्रकार की प्रवृत्ति नैसर्गिक अथवा स्वतः स्फूर्त होती है। पहला, मानक व्यवहार के नियमों के एक अलिखित तथा अनौपचारिक समुच्चय को निरूपित करता है, जो एक समूह के सदस्यों को यह सूचना प्रदान करता है कि विशिष्ट स्थितियों में उनसे क्या अपेक्षित है। यह संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट बना देता है और व्यक्ति तथा समूह दोनों को अत्यधिक सुगमता से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा, सामान्यतया लोग असहजता का अनुभव करते हैं यदि उन्हें दूसरों से भिन्न समझा जाता है। व्यवहार करने का वैसा तरीका जो व्यवहार के प्रत्याशित ढंग से भिन्न होता है तो वह दूसरों के द्वारा अनुमोदित एवं नापसंदीगी को उत्पन्न करता है, जो सामाजिक दंड का एक रूप है। यह एक ऐसी चीज है जिससे लोग प्रायः काल्पनिक के रूप से डरते हैं। इस प्रश्न को याद करने का प्रयास कीजिए, लोग तब क्या कहेंगे। इस प्रकार मानक का अनुसरण करना, अनुमोदन का परिहार करने एवं अन्य लोगों से अनुमोदन प्राप्त करने का सरलतम तरीका है। तीसरा, मानक को बहुसंख्यक के विचारों एवं विश्वास को प्रतिबिंबित करने वाला समझा जाता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि बहुसंख्यक के गलत होने की तुलना में सही होने की संभावना अधिक होती है। इसके एक दृष्टांत को टेलीविजन पर दिखाया जाने वाली प्रश्नोत्तरी में प्रायः देखा जाता है।
जब एक प्रतियोगी किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानता है तो वह दर्शकों की राय ले सकता है और प्रायः व्यक्ति उसी विकल्प को चुनता है जिसे बहुसंख्यक दर्शक चुनते हैं। इसी तर्क के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोग मानक के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि बहुसंख्यक को सही होना चाहिए। अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग सेरेपी एवं एस के द्वारा किए गए हैं। इन लोगों ने अनुरूपता की सीमा को निर्धारित करने वाली कुछ दशाओं को और उन विधियों को भी स्पष्ट किया है जिनका उपयोग समूह में अनुरूपता के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। ये प्रयोग वैसे प्रभाव को प्रदर्शन करते हैं जिसे सेरेपी ने स्वतः गतिकीय प्रभाव ऑटोकिनेटिक इफेक्ट बाक्स 7.3 तथा एस प्रविधि या तकनीकी एस टेक्निक बाक्स 7.4 कहा। अनुरूपता पर किए गए इन प्रयोगों के परिणामों से क्या सीखा जा सकता है। प्रमुख सीख यह है कि समूह के सदस्यों के बीच अनुरूपता की मात्रा अनेक ऐसे कारकों से निर्धारित होती है जो स्थिति विशिष्ट होते हैं। अनुरूपता के निर्धारक समूह का आकार अनुरूपता तब अधिक पाई जाती है जब समूह बड़े से अपेक्षाकृत छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? छोटे समूह में 20 सामान्य सदस्य वह जो अनुरूपता प्रदर्शित नहीं करता है को पहचानना आसान होता है, परंतु एक बड़े समूह में यदि अधिकांश सदस्यों के बीच प्रबल सहमति होती है तो यह बहुसंख्यक समूह को मजबूत बनाता है और इसलिए मानक भी सशक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक सदस्यों के अनुरूपता प्रदर्शन की संभावना अधिक होती है क्योंकि समूह दबाव प्रबल होता है। अल्पसंख्यक समूह का आकार ऐसे के प्रयोग बाक्स 7.4 का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि रेखाओं के बारे में निर्णय के कुछ प्रयासों के बाद प्रयोज्य यह देखता है कि एक दूसरे सहभागी प्रयोज्यों की अनुक्रिया से सहमति प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है। क्या अब प्रयोज्यों के अनुरूपता प्रदर्शन की संभावना अधिक है या ऐसा करने की संभावना कम है? जब असहमत अथवा विसमान्य अल्पसंख्यकों का आकार बढ़ता है तो अनुरूपता की संभावना कम होती है। वास्तव में यह समूह में भिन्न मतधारियों या अनुपंथियों की संख्या बढ़ सकती है। स्वगतिकी प्रभाव बाक्स 7.3 यह प्रदर्शित करने के लिए कि किस प्रकार समूह मानक का निर्माण करते हैं। एक सदस्य किस प्रकार से मानकों के अनुसार अपने निर्णयों को ढालते हैं। सेरेफी ने एक श्रृंखला में प्रयोगों को संपादित किया। सहभागियों को एक अंधेरे कमरे में बैठाया गया और उन्हें प्रकाश के एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। प्रकाश के इस बिंदु को देखने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति से बिंदु कितनी दूरी तक हिल गया था उसका आकलन करने के लिए कहा गया। इस प्रकार का निर्णय अनेक प्रयासों में किया जाना था। प्रत्येक प्रयास के बाद समूह को सदस्यों द्वारा बताई गई औसत दूरी के बारे में सूचना दी गई। यह देखा गया कि बाद के प्रयासों में प्रयोज्यों ने अपने निर्णयों में इस प्रकार से परिवर्तन या परिमार्जन किया जिसने उन्हें औसत समूह के अधिक समान बना दिया। इस प्रयोग का रोचक पक्ष यह था कि वह प्रकाश बिंदु वास्तव में बिल्कुल नहीं हिलता था। सहभागियों द्वारा प्रकाश केवल हिलता हुआ देखा जाता था। इसी कारण इस प्रभाव को स्वगतिकी प्रभाव कहा जाता है। फिर भी प्रयोगकर्ता द्वारा किए गए अनुदेशों के प्रत्युत्तर में सहभागियों ने न केवल प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का निर्णय लिया अपितु इस दूरी के लिए एक मानक का भी निर्माण किया। यह ध्यान देने की परिवर्तन के स्वरूप के संदर्भ में संपूर्ण प्रयास के दौरान सहभागियों को कोई भी सूचना दी गई थी। बाक्स 7.4 समूह दबाव 1 एवं अनुरूपता एस का प्रयोग। एस ने यह परीक्षण किया कि वैसी स्थिति में कितनी अनुरूपता होती है जब समूह का एक सदस्य से समूह द्वारा एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने या एक विशिष्ट निर्णय के दोनों दबाव का अनुभव करता है। 7 व्यक्तियों के एक समूह ने एक प्रयोग में सहभागिता को जो दृष्टि परीक्षण पर था वास्तव में केवल एक ही सही अर्थ में प्रयोज्य था। अन्य 6 सहभागी प्रयोगकर्ताओं के सहयोगी थे जिन्हें समाज मनोवैज्ञानिक में अभिसांगिक कहा जाता है। इन सांगिकों को एक विशेष अनुक्रिया करने का अनुदेश दिया गया था। निसंदेह वास्तव प्रयोज्य को इस संबंध में जानकारी नहीं थी।
सभी सहभागियों को मानक को एक लंबमान रेखा मानक रेखा दिखाई गई, जिसकी तुलना 3 विभिन्न लंबाइयों की लंबमान रेखा अ ब एवं स तुलनात्मक रेखा से करनी थी। सहभागियों को यह बताना था कि तुलनात्मक रेखा अ ब या स में से कौन सी रेखा मानक रेखा के समान थी। मानक रेखा तुलनात्मक रेखा अ ब स जब प्रयोग प्रारंभ किया गया तो प्रत्येक सहभागी ने बारी बारी से अपने उत्तर की घोषणा की। प्रथम 5 व्यक्तियों ने गलत उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा गया था। वास्तविक प्रयोजक को बारी प्रत्येक पाली में अंतिम से पहले आती थी, अतः प्रयोजक को उसके पहले 5 व्यक्तियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों का अनुभव प्राप्त होता था। अंतिम सदस्य यह भी एक अनुषंगिक था, ने भी अन्य 5 व्यक्तियों की तरह वही गलती उत्तर दिया। यद्यपि वास्तविक प्रयोजक अनुभव करता है कि ये उत्तर गलत हैं, उसके सम्मुख एक मानक प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रयोग में 12 प्रयास थे। क्या वास्तविक प्रयोजक ने बहुसंख्यकों के उत्तर से अनुरूपता प्रदर्शित की या उसने अपना निर्णय दिया? यह पाया गया कि 67% प्रयोजक के अनुरूपता का प्रदर्शन किया और उन्होंने बहुसंख्यकों द्वारा दिया गया वही गलत उत्तर दिया। याद रखें कि यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें उत्तर को सार्वजनिक रूप से दिया जाना था। कार्य की प्रकृति एस के प्रयुक्त कार्यों में ऐसे उत्तर की अपेक्षा की जाती है जिसका सत्यापन किया जा सकता है और वह गलत अथवा सही हो सकता है। मान लीजिए कि प्रायोगिक कार्य में किसी विषय के बारे में मत प्रकट करना निहित है। ऐसी स्थिति में कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं होता है। किसी स्थिति के अनुरूपता के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। पहली स्थिति जिसमें गलत या सही उत्तर की तरह कोई चीज हो अथवा दूसरी स्थिति में जिसमें बिना किसी सही या गलत उत्तर के व्यापक रूप से उत्तर बदले जा सकते हो। संभव है कि आपने सही अनुमान लगाया होगा। दूसरी स्थिति में अनुरूपता के पाए जाने की संभावना कम है। चौथा, व्यवहार के सार्वजनिक या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। इसकी प्रविधि में समूह के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपनी अनुक्रिया देने के लिए कहा जाता है, अर्थात सभी सदस्य जानते हैं कि किस व्यक्ति ने क्यों अनुक्रिया दी है। यद्यपि एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है, उदाहरणतः गुप्त मतपत्र द्वारा प्रदान करना, जिसमें सदस्यों के व्यवहार व्यक्तिगत होते हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं जानते हैं। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में सार्वजनिक अभिव्यक्ति की तुलना में कम अनुरूपता पाई जाती है। व्यक्तित्व ऊपर वर्णित दशाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि कैसे स्थिति परक विशेषताएं प्रदर्शित अनुरूपता के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। हम यह भी देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व अनुरूपता परक होता है। अधिकांश स्थितियों में दूसरे लोग जो कहते हैं या करते हैं उसके अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की ऐसी व्यक्तियों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं और वे किसी विशिष्ट स्थिति में कैसे व्यवहार करना है इसके लिए किसी मानक की तलाश नहीं करते। शोध यह प्रदर्शित करता है कि वैसे व्यक्ति जो उच्च बुद्धि वाले होते हैं, जो स्वयं के बारे में विश्वस्त होते हैं, जो प्रबल रूप से प्रतिबद्ध होते हैं और एवं जो उच्च आत्मसम्मान वाले होते हैं, उनमें अनुरूपता प्रदर्शित करने की संभावना कम होती है। अनुरूपता सूचनात्मक प्रभाव अर्थात ऐसा प्रभाव जो वास्तविकता के बजाय साक्ष्यों को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप होता है के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की तर्क संगता अनुरूपता को दूसरे के कार्यों के द्वारा संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के रूप में समझा जा सकता है। हम व्यक्तियों का परीक्षण करके सीखते हैं जो अनेक सामाजिक परंपराओं के बारे में सूचना के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। नए समूह सदस्य समूह के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी समूह के अन्य सदस्यों की गतिविधियों का परीक्षण करके प्राप्त करते हैं। अनुरूपता मान की प्रभाव अर्थात व्यक्तियों को दूसरे से स्वीकृति या प्रशंसा पाने की इच्छा पर आधारित प्रभाव के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोग अनुरूपता का प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि समूह से विसामान्य बहिष्कार या कम से कम असवीकरण या किसी प्रकार के दंड को उत्पन्न कर सकती है। यह सामान्यता देखा गया कि समूह बहुत अंतिम निर्णय का निर्धारण करता है, परंतु कुछ दशाओं में अल्पसंख्यक अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। यह तब घटित होता है जब अल्पसंख्यक एक दृढ़ एवं अटल आधार बनाता है, जिसके कारण बहुत संख्यक
के दृष्टिकोण के की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होती है। यह समूह में एक द्वंद्व उत्पन्न करता है। वाक्य 7.4 देखें, अनुपालन। यह पहले ही बताया जा चुका है कि अनुपालन मानकों की अनुपस्थिति में भी मात्र दूसरे व्यक्ति या समूह के अनुरोध के प्रत्युत्तर में व्यवहार करने को इंगित करता है। किसी विक्रेता के हमारे घर पर आने पर जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है वह अनुपालन का वह अच्छा उदाहरण है। अक्सर ऐसे व्यक्ति दूसरे कुछ ऐसे सामानों के साथ आते हैं जिन्हें हम वास्तविक में खरीदना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से यह देखते हैं कि विक्रेता हम लोगों से कुछ मिनट तक बातचीत करता है और यह वार्ता उस वस्तु को खरीद पर समाप्त हो जाती है जिसे वह बेचना चाहता है। अतः लोग क्यों अनुपालन करते हैं? अनेक स्थितियों में यह इसलिए होता है क्योंकि उस स्थिति में यह एक आसान तरीका होता है, यह अधिक विनम्रतापूर्ण होता है और दूसरा पक्ष इससे प्रसन्न होता है। दूसरी स्थितियों में कुछ दूसरे प्रकार के कारक कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अनुपालन कराना चाहता है तो यह पाया जाता है कि निम्न प्रविधियां कार्य करती हैं। प्रवेश पाने की प्रविधियां। व्यक्ति एक छोटे अनुरोध करने से प्रारंभ करता है जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा अस्वीकार करने की संभावना नहीं होती है। जब दूसरा व्यक्ति अनुरोध का पालन कर लेता है तो एक बड़ा अनुरोध किया जाता है। दूसरे अनुरोध को अस्वीकार करने में यह व्यक्ति मात्र इस कारण से असुविधा का अनुभव करता है क्योंकि वह व्यक्ति पहले ही छोटे अनुरोध का पालन कर चुका होता है। उदाहरण के लिए, एक समूह की ओर से कोई व्यक्ति हम लोगों के पास आ सकता है और वह यह कहते हुए हम लोगों को एक उपहार मुफ्त में देता है कि वह मात्र बिक्री संवर्धन के लिए। इसके बाद शीघ्र ही उस समूह का दूसरा सदस्य हम लोगों के पास पुनः आता है और समूह के द्वारा बनाए गए एक उत्पाद को खरीदने के लिए कहता है। अंतिम समय सीमा प्रविधि। इस प्रविधि में जब तक कोई विशिष्ट उत्पाद या कोई लाभदायक योजना उपलब्ध रहेगी तब तक के लिए एक अंतिम तिथि की घोषणा कर दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है लोगों में शीघ्रता उत्पन्न करना और वे उस कम समय तक उपलब्ध रहने वाले अवसर को खो दे। उससे पहले खरीदारी करना। इसकी संभावना अधिक है जब खरीदारी का कोई अंतिम समय सीमा न हो सकी स्थिति की तुलना में। इस अंतिम समय सीमा की स्थिति में लोग किसी उत्पाद को खरीदे। वार्ता अस्वीकार प्रबंधन की प्रविधियां। इस प्रविधि में आप एक बड़े अनुरोध से प्रारंभ करते हैं और जब अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है तब बाद में किसी छोटी चीज जो वास्तव में वांछित थी के लिए अनुरोध किया जाता है जो व्यक्ति के द्वारा सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है। आज्ञा पालन। जब अनुपालन किसी ऐसे अनुदेश या आदेश के प्रति प्रदर्शित किया जाता है जो किसी आप्त व्यक्ति जैसे माता पिता, अध्यापक या पुलिसकर्मी के द्वारा निर्गत होता है, तब इस व्यवहार को आज्ञा पालन कहा जाता है। यह समझना आसान है कि लोग क्यों आज्ञा पालन को प्रदर्शन करते हैं। बहुधा यह इसलिए होता है क्योंकि यदि अवज्ञा करते हैं तो किसी प्रकार का दंड मिल सकता है। कभी कभी यह इसी कारण से होता है क्योंकि हमारी यह धारणा होती है कि अब तो व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब तो व्यक्तियों के पास अपनी आज्ञा का पालन कराने के प्रभावी साधन होते हैं। मिलीग्राम ने एक प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया कि व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं। प्रयोगकर्ता ने अपने अध्ययन के उत्तरदाताओं को यह बताया कि वे अधिगम पर दंड के प्रभाव के अध्ययन के लिए किए जा रहे एक प्रयोग में सहभागिता कर रहे हैं। यह प्रयोग युग्मों पर संपादित किया गया। प्रत्येक युग्म में एक व्यक्ति अधिगम करता था जिसका कार्य शब्द युग्मों को याद करना था। दूसरा सहभागी अध्यापक था जो इन शब्दों को ऊंचे स्वर में बोलकर पढ़ता था और अधिगमकर्ता को त्रुटि करने पर विद्युत आघात देकर दंडित करता था। अधिगमकर्ता पूर्व व्यवस्थित अनुदेशों के अनुसार त्रुटि करता है। हर बार जब अधिगमकर्ता त्रुटि करता था तो अध्यापक से आघात देने के लिए कहा जाता था। अध्यापक से आगे यह भी कहा गया कि हर बार जब अधिगम करता एक त्रुटि करता है तो वह आघात की तीव्रता को बढ़ा दे। वास्तव में कोई आघात नहीं दिया गया। अनुदेश को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि अध्यापक को एक दुविधा का सामना करना पड़ता था
क्या उसे आघात देने जारी रखना चाहिए, जबकि वे उत्तरोत्तर पीड़ादायक थे। प्रयोगकर्ता अध्यापक को आघात देते हो रहने के लिए अभिप्रेरित करता रहा। सभी प्रयोज्यों में 65% ने संपूर्ण आज्ञा पालन का प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ सहभागियों ने प्रयोग का विरोध और प्रयोग सत्र को समाप्त करने के लिए कहा। मिलीग्राम का अध्ययन यह बताता है कि सामान्य लोग भी एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। यदि ऐसा करने का आदेश किसी अप्त व्यक्ति के द्वारा निर्गत हो, लोग आज्ञा पालन क्यों करते हैं? क्यों? जबकि वे जानते हैं कि उनका व्यवहार दूसरों को हानि पहुंचा रहा है। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक कारणों की खोज की और इन कारणों में से कुछ निम्नलिखित हैं। लोग इसीलिए आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि स्वयं की क्रियाकलापों के लिए वे उत्तरदायी। क्रियाकलाप 7.4 दैनिक जीवन में आज्ञा पालन का प्रदर्शन। क्या आप आप्त व्यक्तियों के प्रति आज्ञा पालन का मिलीग्राम द्वारा किए गए अध्ययनों के परिणाम पर विश्वास करते हैं? स्वयं के लिए यह करके देखिए कि आज्ञा पालन घटित होता है अथवा नहीं। अपने अध्यापक से किसी जूनियर कक्षा में जाने की अनुमति लीजिए, जहां जाइए और विद्यार्थी से अनेक अनुरोध कीजिए। इस प्रकार अनुरोधों के कुछ उदाहरण है। विद्यार्थी से अपने स्थान को किसी दूसरे विद्यार्थी के स्थान से बदलने के लिए कहिए। विद्यार्थियों से एक मेढक की तरह टर्राने की ध्वनि निकालने के लिए कहिए। विद्यार्थियों से जय हिंद कहने के लिए कहिए। विद्यार्थी से हाथ ऊपर उठाने के लिए कहिए। अपने विचारों को जोड़ने के लिए स्वतंत्र अनुभव करें। आपने क्या देखा? क्या विद्यार्थी ने आपकी आज्ञा का पालन किया? उससे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनको यह स्पष्ट कीजिए कि आप यह अध्ययन कर रहे थे कि हम क्यों वरिष्ठ व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करते हैं। कक्षा से वापस आकर आपने जो कुछ देखा उस पर अपने अध्यापक एवं सहपाठियों से विचार विमर्श कीजिए। नहीं है, वे मात्र आप्त व्यक्तियों द्वारा निर्मित आदेशों का पालन कर रहे हैं। सामान्यतः आप्त व्यक्तियों के पास प्रतिष्ठा का प्रतीक है, वर्दी पदनाम होता है, जिसका विरोध करने से लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। आप्त व्यक्तियों आदेशों को क्रमशः कम से अधिक कठिन स्तर तक बढ़ाते और प्रारंभिक आज्ञा पालन अनुसरणकर्ता को प्रतिबद्धता के रूप में बाध्य करता है। एक बार जब आप किसी छोटे आदेशों का पालन कर लेते हैं तो धीरे धीरे यह आप्त व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाता है और व्यक्ति बड़े आदेशों का पालन करना प्रारंभ कर देता है। अनेक बार घटनाएं इतनी शीघ्रता से बदलती रहती हैं कि दंगों की स्थिति में किसी एक व्यक्ति के पास विचार करने के लिए समय नहीं होता है। उसे मात्र ऊपर से मिलने वाले आदेशों का पालन करना होता है। सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा। लोग एक दूसरे से विभिन्न संदर्भों में अंतःक्रिया करते हैं। अधिकांश सामाजिक स्थितियों में व्यवहार या तो सहयोग या प्रतिस्पर्धा के द्वारा परिभाषित होते हैं। जब समूह किसी साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो हम इसे सहयोग कहते हैं। सहयोगी स्थितियों में प्राप्त होने वाले प्रतिफल सामूहिक पुरस्कार होते हैं, न कि वैयक्तिक पुरस्कार। हालांकि जब समूह के सदस्य स्वयं के लाभों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कार्य करते हैं तो इसका परिणति प्रतिस्पर्धा के रूप में होती है। सामाजिक समूह के सहयोगी और प्रतिस्पर्धा दोनों ही प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धी लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य केवल तब प्राप्त करता है जब अन्य लोगों अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। उदाहरणतः आप एक प्रतियोगिता में तभी प्रथम आ सकते हैं जब अन्य लोग उस स्तर तक निष्पादन नहीं कर पाए हों कि उन्हें प्रथम स्थान पर रखा जाए। और दूसरे ओर सहयोगी लक्ष्य वह है जिसमें कोई व्यक्ति तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जब समूह के अन्य व्यक्ति भी लक्ष्य को प्राप्त कर ले। आइए इस खेलकूद से संबंधित एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। 6 लोगों के बीच होने वाली 100 मीटर की एक दौड़ में कोई एक ही व्यक्ति विजेता हो सकता है। यहाँ सफलता व्यक्तिगत निष्पादन पर निर्भर है। एक रिले रेस विजय टीम के सभी सदस्यों ने सामूहिक निष्पादन पर निर्भर करती है। ड्यूस
ने समूह में सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का अध्ययन किया। कॉलेज के विद्यार्थियों को 5 मिनट 5-5 व्यक्तियों के समूह में विभाजित किया गया। उनसे पहेलियों तथा समस्याओं को हल करने के लिए कहा गया। समूहों के एक सेट जिसे सहयोगी समूह कहा गया को बताया गया कि उन्हें उनके निष्पादन के लिए सामूहिक रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। समूह के दूसरे सेट को प्रतिस्पर्धा समूह कहा गया और उन्हें बताया गया कि निष्पादन में व्यक्तिगत प्रकर्षक या श्रेष्ठता के लिए पुरस्कार है। प्राप्त परिणाम से यह प्रदर्शित हुआ कि सहयोगी समूह में अधिक तालमेल था, एक दूसरे के विचारों के लिए अधिक स्वीकृति थी और सदस्यों के संबंध में प्रतिस्पर्धा समूह की तुलना में अधिक मित्रवत थे। सहयोगी समूह के सदस्य का मुख्य सरोकार यह देखने में था कि समूह श्रेष्ठ निष्पादन करे। यद्यपि एक समूह में व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम द्वंद्व और असमंजस के रूप में हो सकता है, जबकि समूहों के मध्य प्रतिस्पर्धा समूह के अंदर सशक्ति एवं एकात्मक में वृद्धि कर सकती है। कैदी की दुविधा का खेल का उपयोग सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के अध्ययन के लिए किया जाता है। यह दो व्यक्तियों द्वारा खेला जाने वाला एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों पक्ष को सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और अपने वर्ण के आधार पर इस खेल में दोनों ही जीत या हार सकते हैं। यह खेल एक उपाख्यान पर आधारित है जो संदिग्ध व्यक्तियों से जासूस द्वारा अलग अलग प्रश्न पूछे गए। जासूसों के पास उन संदिग्ध व्यक्तियों को एक छोटे से अपराध के लिए दोषी ठहराने के पर्याप्त साक्ष्य थे। दोनों कैदियों को अपराध स्वीकार करने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया। यदि एक अपराध को स्वीकार कर लेता है और दूसरा ऐसा नहीं करता है तो जो व्यक्ति अपराध स्वीकार कर लेता है वह कोई दंड नहीं पाएगा और उसका अपराध स्वीकरण दूसरे कैदी को एक बड़े अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि दोनों ही अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों को साधारणतः दंड दिया जाता है। यदि दोनों अपराध स्वीकार नहीं करते हैं तब भी प्रत्येक को हल्का दंड दिया जाता है। इस खेल का उपयोग सैकड़ों प्रयोग में यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया कि जहां दो पक्ष संलग्न होते हैं वहां सहयोग की अभिप्रेरणा तथा प्रतिस्पर्धा की अभिप्रेरणा के बीच एक द्वंद्व होता है। चित्र 7.2 देखें। उदाहरण के लिए और ब दो खिलाड़ी हैं। यदि दोनों सहयोग करते हैं तो दोनों को 3-3 अंक प्राप्त होते हैं। यदि अ प्रतिस्पर्धा करता है और जीत जाता है तो अ को 5 तथा ब को 0 अंक प्राप्त होता है। यदि ब प्रतिस्पर्धा करता है और जीत जाता है तो ब को 5 तथा अ को 0 अंक प्राप्त होते हैं। यदि अ और ब दोनों ही खिलाड़ी असहयोग प्रतिस्पर्धा 5-3-0-2 सहयोग खिलाड़ी ब प्रतिस्पर्धा चित्र 7.2 सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा का चित्र 2-2 और 5-0-0-3-3 और 5 से दिखाई गई है। बाक्स 7.5 सेरेपी का ग्रीष्म शिविर अंतः समूह निर्माण से अंतर समूह प्रतिस्पर्धा एवं अंतोगत्वास अंतर समूह सहयोग तक की यात्रा। सेरेपी ने 11 से 12 वर्ष के ऐसे लड़कों पर प्रयोग की एक श्रृंखला की जो एक दूसरे को जानते नहीं थे। लड़के एक ग्रीष्म शिविर में भाग ले रहे थे। शिविर में कुछ शोधकर्ता थे जिन्होंने उनके लड़कों के व्यवहार का परीक्षण किया। लड़के इससे अनभिज्ञ थे। प्रयोग में 4 चरण थे: मित्रता निर्माण, समूह निर्माण, अंतर समूह प्रतिस्पर्धा तथा अंतर समूह सहयोग। मित्रता निर्माण। जब लड़के शिविर में पहुंचे तो उन्होंने अपना प्रारंभिक समय एक दूसरे के साथ व्यतीत किया। वे एक दूसरे से खुलकर मिले और खेले तथा अन्य गतिविधियों के लिए उन्होंने मित्र का चयन किया। समूह निर्माण। इसके बाद प्रयोगकर्ता ने लड़कों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया। दोनों समूह के लड़के अलग अलग रहते थे। सशक्तता बढ़ाने के लिए समूह के सदस्यों को सहकारी परियोजना में लगाया गया। दोनों समूह
को अलग अलग नाम दिया गया। समय के साथ उन्होंने अपना स्वयं का मानक विकसित कर लिया। अंतर समूह प्रतिस्पर्धा, दोनों समूहों को अनेक प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों में एक साथ लाया गया। ऐसे मैच आयोजित किए गए जिसमें दोनों समूह ने एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा की। इस प्रतिस्पर्धा से दोनों समूह के बीच एक दूसरे के विरुद्ध तनाव एवं शत्रुता उत्पन्न हो गई। इतना कि दोनों समूह एक दूसरे से अपशब्द कहने लगे। साथ अंतः समूह सशक्ता एवं वफादारी और अधिक प्रबल हो गया। अंतर समूह सहयोग, अंतर समूह प्रतिस्पर्धा द्वारा उत्पन्न शत्रुता को कम करने के लिए शोधकर्ताओं ने एक ऐसी समस्या उत्पन्न की जिसका प्रभाव दोनों समूह के ऊपर पड़ा और दोनों समूह इसका समाधान करना चाहते थे। उच्च कोटि लक्ष्य को समूह के मध्य सहयोग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। दोनों समूहों के पानी की पूर्ति बाधित कर दी गई थी। दोनों समूह के सदस्यों ने इस समस्या को दूर करने के लिए एक दूसरे की सहायता की। इस अंतर समूह सहयोग के चरण ने शत्रुता की कमी को उत्पन्न किया। इसका परिणति एक उच्च कोटि लक्ष्य अर्थात एक ऐसा लक्ष्य जिसके आगे व्यक्तिगत लक्ष्य अप्रधान थे के निर्धारण में हुई। यह शोध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि सामूहिक स्थिति में विरोधी तथा शत्रुतापूर्ण व्यवहार उत्पन्न किया जा सके। साथ ही यह शोध यह भी प्रदर्शित करता है कि उच्च कोटि लक्ष्य जो दोनों ही समूहों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद होते हैं पर ध्यान केंद्रित करने से समूहों के मध्य शत्रुता को कम किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा करते हैं तो दोनों को 2-2 अंक प्राप्त होते हैं। आप किसी प्रकार के परिणाम की अपेक्षा करते हैं। आप इस प्रकार की अपेक्षा क्यों करते हैं? कारण बताइए। सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के निर्धारक वे कौन से कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि लोग सहयोग करेंगे या प्रतिस्पर्धा? इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। पारितोषिक संरचना। वैज्ञानिकों का मानना है कि लोग सहयोग करेंगे अथवा प्रतिस्पर्धा करेंगे यह पारितोषिक संरचना पर निर्भर करता है। सहयोगी पारितोषिक संरचना वह है जिसमें प्रत्येक प्रोत्साहित परस्पर निर्भरता पाई जाती है। प्रत्येक पुरस्कार का लाभ भोगी होता है और पुरस्कार पाना तभी संभव होता है जब सभी सदस्य मिलकर प्रयास करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक पारितोषिक संरचना वह है जिसमें कोई व्यक्ति सभी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है जब दूसरे व्यक्ति पुरस्कार नहीं पाते हैं। दूसरा, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। जब समूह में अच्छा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता है तो सहयोग उसकी संभावित परिणति होती है। संप्रेषण अंतःक्रिया और विचार विमर्श को सुकर बनाता है। उसके परिणाम स्वरूप समूह के सदस्य एक दूसरे को अपनी बात मनवा सकते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परस्परता का अर्थ यह है कि लोग जिस चीज को प्राप्त करते हैं उसे लौटाने में कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। प्रारंभिक सहयोग आगे चलकर अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। प्रतिस्पर्धा भी अधिक प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न कर सकती है। यदि कोई आपकी सहायता करता है तो आप उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति जब आपको सहायता की आवश्यकता होती है तब आपकी सहायता करने से मना कर देता है तो आप भी उस व्यक्ति को की सहायता नहीं करना चाहेंगे। सामाजिक अनन्यता। क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है कि आप कौन हैं? इस प्रश्न के लिए आप क्या उत्तर था? संभवतः आपका उत्तर यह हो कि आप एक परिश्रमी तथा प्रसन्नचित्त लड़का या लड़की हैं। यह उत्तर आपको आपकी सामाजिक अनन्यता है। जो व्यक्ति कौन है उसकी स्वयं की परिभाषा है के बारे में जानकारी देता है। इस आत्म परिभाषा में व्यक्तिगत गुण जैसे परिश्रमी, प्रसन्नचित्त या वे गुण जो दूसरे
दूसरों के समान होते हैं, जैसे लड़का या लड़की दोनों ही सम्मिलित होते हैं। यद्यपि हमारी अनन्यता के कुछ पक्ष शारीरिक विशेषताओं से निर्धारित होते हैं, तथापि हम अन्य पक्षों में समाज में अन्य व्यक्तियों में होने वाले अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्जित कर सकते हैं। कभी हम स्वयं को एक अनूठा व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो दूसरी स्थिति में हम स्वयं को समूह के सदस्य के रूप में देखते हैं। आत्म या स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए दोनों ही समान रूप से वैध हैं। स्वयं को एक अनूठे व्यक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण से उत्पन्न हमारी व्यक्तिगत अनन्यता और उस समूह जिसके सदस्य के रूप में हम स्वयं को देखते हैं उससे उत्पन्न सामाजिक अनन्यता दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जिस सीमा तक स्वयं को व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर परिभाषित करते हैं वह नम्य या लचीला होता है। अपने स्वयं के अनुभव से आप यह अनुभव करेंगे कि आपके आत्म प्रत्यय के लिए एक सामाजिक समूह के साथ तादात्म्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब भारत कई क्रिकेट मैच जीतता है तो आप कैसा अनुभव करते हैं? आप स्वयं को उल्लासित एवं गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आप ऐसा इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आपकी अनन्यता एक भारतीय के रूप में है। अतः सामाजिक अनन्यता हमारे आत्म प्रत्यय का वह प्रत्यक्ष है जो हमारी सामूहिक सदस्यता पर आधारित है। सामाजिक अनन्यता हमें स्थापित करती है, अर्थात एक बड़े सामाजिक संदर्भ में हमें यह बताती है कि हम क्या हैं और हमारी क्या स्थिति है, तथा इस प्रकार समाज में हम कहाँ हैं इसको जानने में सहायता करती है। आपने विद्यालय के एक विद्यार्थी के रूप में आपकी एक सामाजिक अनन्यता है। एक बार जब आप अपने विद्यालय के एक विद्यार्थी के रूप में एक अनन्यता स्थापित कर लेते हैं तो आप उन मूल्यों को आत्मसात कर लेते हैं जिन पर आपके विद्यालय में बल दिया जाता है, और उन मूल्यों को आप स्वयं का मूल्य बना लेते हैं। आप अपने विद्यालय के आदर्श वाक्यों का पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। सामाजिक अनन्यता सदस्यों के को स्वयं के तथा उसके सामाजिक जगत के विषय में एक जैसे मूल्यों, विश्वासों तथा लक्ष्यों का एक संकलन सेट प्रदान करती है। एक बार जब आप अपने विद्यालय के मूल्यों को आत्मसात कर लेते हैं तो यह आपकी अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों के समन्वय का नियमन में सहायता करता है। आप अपने विद्यालयों को शहर राज्य के सर्वोत्तम विद्यालय बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। जब हम अपने समूह के साथ एक दृढ़ अनन्यता विकसित कर लेते हैं तो अंतर समूह एवं बाह्य समूह का वर्गीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस समूह में हम अपना तादात्म्य रखते हैं वह आत्म समूहन बन जाता है और दूसरे समूह बाह्य समूह बन जाता है। अतः अंतर समूह तथा बाह्य समूह वर्गीकरण का एक नकारात्मक पक्ष यह है कि हम बाह्य समूह की तुलना में अंतर समूह की अधिक अनुकूल निर्धारण करते हुए अंतर समूह के प्रति पक्षपात का प्रदर्शन प्रारंभ कर देते हैं और बाह्य समूह की अवमूल्य करने लगता है। अनेक अंतर समूह द्वंद्वों का आधार बाह्य समूह का यह अवमूल्य ही होता है। अंतर समूह द्वंद्व प्राकृतिक एवं कारण द्वंद्व एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें एक व्यक्ति या समूह यह प्रत्यक्षण करते हैं कि दूसरे व्यक्ति या समूह उनके विरोधी हितों को रखते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे का खंडन करने का प्रयास करते रहते हैं। जहां हम व्यू और दूसरा अदर जिसे वे दे भावना भी कहा जाता है कि एक गहन भावना होती है। दोनों पक्षों का यह विश्वास भी होता है कि दूसरे केवल अपने हितों का संरक्षण करेंगे, इसलिए उनके दूसरे पक्ष हितों का संरक्षण नहीं किया जाएगा। यह न केवल एक दूसरे को विरोध किया जाता है बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास भी करते रहते हैं। व्यक्तियों की तुलना में समूह अधिक आक्रामक पाए गए हैं। यह प्रायः द्वंद्व को बढ़ाता है। सभी द्वंद्व महंगे पड़ते हैं क्योंकि इसके लिए मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। युद्ध में विजय एवं पराजय दोनों ही होती है, परंतु युद्ध की मानवीय कीमत इन सभी से ऊपर होती है। समाज में अनेक प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष आमतौर पर देखे जाते हैं जो दोनों पक्षों के साथ ही साथ समाज के लिए भी महंगे पड़ते हैं। समूह द्वंद्व के कुछ मुख्य निम्न कारण निम्नलिखित है। दोनों पक्षों में संप्रेषण का अभाव तथा दोषपूर्ण संप्रेषण द्वंद्व का एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार का संप्रेषण संदेह अर्थात विश्वास के अभाव को उत्पन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वंद्व उत्पन्न होता है। संक्षेप वंचन अंतर समूह द्वंद्व का एक दूसरा कारण है। यह तब उत्पन्न होता है जब एक समूह के सदस्य स्वयं की तुलना दूसरे समूह के सदस्यों से करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि वे
वे जो चाहते हैं वह उनके पास नहीं है, परंतु वह दूसरे समूह के पास हैं। दूसरे शब्दों में वे यह अनुभव करते हैं कि वे दूसरे समूह की तुलना में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यह वंचना एवं असंतोष की भावना को उत्पन्न करता है जो द्वंद्व को उद्दीपित कर सकते हैं। द्वंद्व का एक दूसरा कारण किसी एक पक्ष का यह विश्वास होता है कि एक पक्ष दूसरे से बेहतर है और वे भी कुछ कर रहे हैं उसे होना चाहिए। जब यह नहीं होता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। बहुत छोटे से भी मतभेद या विवाद को बढ़ा चढ़ा कर देखने की एक प्रवृत्ति को प्रायः देखा जा सकता है, जिसके कारण द्वंद्व बढ़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपने समूह के मानकों का आदर करना चाहता है। यह भावना कि दूसरी समूह मेरे समूह के मानकों का एक आदर नहीं करता है और आपकारी या द्वेष पूर्ण आशय के कारण वास्तव में इन मानकों का उल्लंघन करता है। पूर्व में की गई किसी क्षति का बदला लेने की इच्छा भी द्वंद्व का एक कारण हो सकता है। पूर्वाग्रही प्रत्यक्षण अधिकांश द्वंद्वों के मूल्य या जड़ों में होते हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि वे एवं हम की भावना पूर्वाग्रही प्रत्यक्षण को जन्म देती है। शोध कार्य ने यह प्रदर्शित किया कि अकेले की अपेक्षा समूह में कार्य करते समय लोग अधिक प्रतिस्पर्धा एवं आक्रामकता होते हैं। समूह दुर्लभ संसाधनों, दोनों ही प्रकार के संसाधन, भौतिक जैसे भूभाग या क्षेत्र एवं धन एवं सामाजिक जैसे आदर और सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रत्याशिक असमता द्वंद्व का एक दूसरा कारण है। समता व्यक्ति के योगदान के अनुपात में लाभों या प्रतिफलों को वितरण को बताता है। अर्थात यदि आपका लाभ बटे आपका योगदान बराबर आपके मित्र का लाभ बटे आपके मित्र का योगदान। परंतु यदि आप अधिक योगदान करते हैं और कम लाभ पाते हैं तो आपके उत्तेजित या तथा शोषित होने की संभावना अधिक होती है। समूहों के बीच द्वंद्व अनेक सामाजिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ये प्रक्रियाएं प्रत्येक पक्ष के आधार को दृढ़ बनाती हैं, जिसके कारण अंतः समूह ध्रुवीकरण की उत्पत्ति होती है। इसकी परिणति समान मानसिक या विचारधारा वाले पक्षों द्वारा गठित निर्माण के रूप में हो सकती है, जिसके कारण दोनों पक्षों में आशंका की वृद्धि होती है, जो मिथ्या धारणा एवं पूर्वाग्रही व्याख्या और गुणारोपण में परिणति होती है। इसके परिणाम स्वरूप द्वंद्व बढ़ जाता है। वर्तमान समाज अनेक अंतर समूहों द्वंद्वों से घिरा हुआ है। ये द्वंद्व जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि से संबंधित होते हैं। गार्डनर मर्फी ने इन द माइंड्स ऑफ मेन नामक पुस्तक लिखी। अधिकांशतः द्वंद्व लोगों के मन से प्रारंभ होते हैं और इसके बाद वे बाहर आते हैं। इस प्रकार के द्वंद्वों की व्याख्या संरचनात्मक, सामूहिक तथा वैयक्तिक स्तर पर की जा सकती है। संरचनात्मक दशाओं के अंतर्गत निर्धनता की ऊंची दर, आर्थिक एवं सामाजिक स्तरीकरण, असमानता, सीमित राजनीतिक एवं सामाजिक अवसर आदि निहित होते हैं। समूह स्तर के कारकों पर किए गए शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामाजिक अन्योन्यता संसाधनों के लिए समूह के बीच होने वाली यथार्थवादी द्वंद्व तथा समूहों के बीच असमानता शक्ति संबंध द्वंद्व में वृद्धि करते हैं। वैयक्तिक स्तर पर विश्वास, पूर्वाग्रही अभिवृत्तियां एवं व्यक्तित्व की विशेषताएं महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। यह पाया गया है कि वैयक्तिक स्तर पर हिंसा क्रमिक रूप से अग्रसर होती है। बहुत ही छोटी बातें जिनका प्रारंभ में कोई महत्व नहीं होता है, जैसे दूसरे समूह को अपशब्द कहना, वे ऐसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं जो भविष्य में विध्वंसकारी गतिविधियों को संभव बनाती है। ड्यूस ने अंतर समूह द्वंद्वों के निम्नलिखित परिणतियों की पहचान की। समूहों के बीच संप्रेषण खराब हो जाता है। समूह एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, जिसके कारण संप्रेषण भंग हो जाता है और यह एक दूसरे के प्रति संदेह को उत्पन्न करता है। समूह अपने मतभेद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना प्रारंभ कर देता है और अपने व्यवहारों को उचित एवं दूसरे के व्यवहारों को अनुचित मानने लगते हैं। प्रत्येक पक्ष अपनी शक्ति एवं वैध को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ छोटे छोटे मुद्दों से बहुत बड़े मुद्दे की ओर जाते हुए द्वंद्व बढ़ने लगता है। एक बार जब द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है तो अनेक दूसरे
कारकों द्वंद्व को बढ़ाने लगते हैं। अतः समूह मत का दृढ़ीकरण बाह्य समूहों की ओर निर्देशित सुस्पष्ट धमकी, प्रत्येक समूह की अत्यधिक बदला लेने की प्रवृत्ति और दूसरे पक्षों के द्वारा किसी का पक्ष लेने का निर्णय द्वंद्व में वृद्धि उत्पन्न करता है। द्वंद्व समाधान युक्तियां, यदि हम द्वंद्व के कारण को जान ले तो इन्हें कम किया जा सकता है। द्वंद्व को कम करने के लिए वे प्रक्रियाएं जो उनको बढ़ाती हैं उनका विपरीत किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक युक्तियों को सुझाया है, इनमें से कुछ निम्नलिखित है। उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण, शरीफ के अध्ययन जिसे सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के खंड में पहले ही बताया जा चुका है, ने यह प्रदर्शित किया कि उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण करके अंतर समूह द्वंद्वों को कम किया जा सकता है। एक उच्च कोटि लक्ष्य दोनों ही पक्षों के लिए परस्पर हितकारी होता है। दोनों ही समूह सहयोगी रूप से कार्य करते हैं। प्रत्यक्षण में परिवर्तन करना, अनुनय, शैक्षिक तथा मीडिया अपील और समूहों का समाज में भिन्न रूप से निरूपण इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्षण एवं प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन करने के द्वारा द्वंद्व में कमी लाई जा सकती है। प्रारंभ से ही दूसरों के प्रति सहानुभूति को प्रोत्साहित करना सिखाया जाना चाहिए। अंतर समूह संपर्क को बढ़ाना, समूहों के बीच संपर्क को बढ़ाने से भी द्वंद्व को कम किया जा सकता है। सामुदायिक परियोजनाओं और गतिविधियों के द्वारा द्वंद्व में उलझन समूहों को तटस्थ मुद्दों या विचारों में संलग्न करा के द्वंद्व को कम किया जा सकता है। इसमें समूह को एक साथ लाने की योजना होती है जिससे कि वे एक दूसरे की विचारधारा को अधिक अच्छी तरह से समझने योग्य हो जाएं। परंतु संपर्क के सफल होने के लिए उनको बनाए रखना आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि संपर्कों का समर्थ एक समय अवधि तक किया जाना चाहिए। समूह की सीमाओं का पुनः निर्धारण, समूह की सीमाओं के पुनः निर्धारण को कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा एक दूसरी प्रवृत्तियों के रूप में सुझाया गया है। यह ऐसी दशाओं को उत्पन्न करके किया जा सकता है जिसमें समूह की सीमाओं को पुनः परिभाषित किया जाता है और समूह स्वयं को एक उभयनिष्ठ समूह से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। समझौता वर्ता निगोटिएशंस एवं किसी तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप के द्वारा भी द्वंद्व का समाधान किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा समूह द्वंद्व का समाधान परस्पर स्वीकार्य हल को ढूंढने का प्रयास करके भी कर सकते हैं। इसके लिए समझ एवं विवश की आवश्यकता होती है। प्रमुख आवश्यकता होती है। समझौता वार्ता पारस्परिक संप्रेषण को कहते हैं, जिससे ऐसी स्थितियां जिसमें द्वंद्व होता है उस समय किसी समझौता या सहमति पर पहुंच जाता है। कभी कभी समझौता वार्ता के माध्यम से द्वंद्व को दूर करना कठिन होता है। ऐसे समय में किसी तृतीय पक्ष द्वारा मध्यस्थता, मीडिएशन एवं विवाचन, आर्बिट्रेशन की आवश्यकता होती है। मध्यस्थता करने वाले दोनों पक्ष को प्रासंगिक मुद्दों पर अपनी बहस को केंद्रित करने एवं स्वैच्छिक समझौते तक पहुंचने में सहायता करते हैं। विवाचन में तृतीय पक्ष को दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक निर्णय देने का प्राधिकार होता है। संरचनात्मक समाधान, न्याय के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संसाधन का पुनर्वितरण करके भी द्वंद्व को कम किया जा सकता है। न्याय पर किए गए शोध में न्याय के अनेक सिद्धांत की खोज की गई है। इनमें से कुछ है समानता, सभी को समान रूप से निदान करना, आवश्यकताओं के आधार पर भी निदान करना तथा समता, सदस्यों के योगदान के आधार पर भी निदान करना। दूसरे समूह के मानकों का आदर करना। भारत जैसे बहुविधि समाज में विभिन्न सामाजिक एवं सजातीय समूहों के प्रबल मानकों का आदर करना एवं उनके प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। यह देखा गया कि विभिन्न समूहों के बीच होने वाली अनेक प्रांगिक दंगों इस प्रकार की असंवेदनशीलता के कारण ही हुए हैं। प्रमुख पद विवाचना, सशक्तता, प्रतिस्पर्धा, अनुपालन, द्वंद्व, अनुरूपता, सहयोग, लक्ष्य प्राप्ति, समूह निर्माण, अभिसमूह चिंतन, अनन्यता, अंतर समूह परस्पर निर्भरता, अंतर समूह समझौता, समझौता वर्ता,
प्रतिमान या मानक आज्ञा पालन, बाह्य समूह सन्निध भूमिकाएं, सामाजिक सुविकरण, सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रावरोध, सामाजिक स्वचार, हैसियत या प्रतिष्ठा, संरचना, उच्च कोटि लक्ष्य, सारांश। समूह व्यक्तियों के दूसरे प्रकार के एकत्रितकरण से भिन्न होते हैं। परस्पर निर्भरता, भूमिका, हैसियत या प्रतिष्ठा तथा प्रत्याशाएं समूह की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था है। लोग समूहों में इसलिए सम्मिलित होते हैं क्योंकि समूह सुरक्षा, हैसियत, आत्मसम्मान, लक्ष्य प्राप्ति, ज्ञान और सूचना या जानकारी तथा व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करता है। सन्निग्ध समानता तथा समान अभिप्राय और लक्ष्य समूह निर्माण को सुकर बनाते हैं। सामान्यतः समूह कार्य का परिणाम लाभप्रद होता है, हालांकि कभी कभी सशक्त एवं जातीय समूह में समूह चिंतन का गोचर उत्पन्न हो सकता है। समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं: प्राथमिक एवं द्वितीयक, औपचारिक एवं अनौपचारिक तथा अंतः समूह, बाह्य समूह। समूह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामाजिक सुविकरण एवं सामाजिक स्वविचार समूह के दो प्रमुख प्रभाव है: अनुरूपता, अनुपालन तथा आज्ञा पालन। सामाजिक प्रभाव के तीन प्रमुख रूप हैं। अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष रूप है। आज्ञा पालन सर्वाधिक प्रत्यक्ष है। अनुपालन की स्थिति दोनों के बीच की है। सामाजिक स्थितियों में लोग या तो सहयोग या प्रतिस्पर्धा के द्वारा अंतःक्रिया करते हैं। व्यक्ति कौन है, इस प्रश्न का उसकी स्वयं की परिभाषा को सामाजिक अनन्यता कहा जाता है। समूह द्वंद्व सभी समाज में घटित होते हैं। यदि हम द्वंद्व का कारण जान लें तो समूह के बीच द्वंद्व को कम किया जा सकता है। परियोजनाएं: एक, वह जो पूछता नहीं है वह मोल तोल वाले सौदे को कभी नहीं कर पाएगा। पिछले एक माह के समाचार पत्रों को एकत्र कीजिए। दुकानदारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की कम कीमत के मोल तोल वाले या उपहार युक्त सौदों को सूचीबद्ध कीजिए। इसके द्वारा किस प्रकार की अनुपालन प्रविधियों का उपयोग किया गया है। अपने मित्र से पूछिए कि उनमें से कितने लोग ने रियायती सौदे से आकर्षित हुए। अपने विद्यालय के विभिन्न सदनों के बीच हुए विभिन्न द्वंद्वों की एक सूची बनाइए। ये द्वंद्व किस प्रकार से हल किए गए। भारत द्वारा हाल में खोली गई किसी टेस्ट मैच श्रृंखला क्रिकेट की को लीजिए। इस अवधि में समाचार पत्रों को एकत्र कीजिए। मैचों की समीक्षा एवं भारतीय तथा प्रतिद्वंदी विवरणकार कमेंटेटर की टिप्पणी का मूल्यांकन कीजिए। क्या आप टिप्पणियों में कोई अंतर देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको बालिकाओं के लिए कारण कर रहे किसी गैर सरकारी संगठन एनजीओ की सहायता करने के लिए धन एकत्र करना है। आप सामाजिक प्रभाव को किन प्रविधियों का उपयोग करेंगे। किन्हीं दो प्रविधियों को आजमाइए और अंतर को देखिए। वेब लिंक्स WWMAPNP ऑर्गेनाइजेशन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल थ्योरी HTM से, या WW सोशल साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन सोशल HTM से, या स्टैनली मिलीग्राम कॉम से, या साइकोलॉजी क्लासेज योर क्यू आर सेल्फी चैंपल HTM से ले सकते हैं। शैक्षिक संकेत समूह की प्राकृतिक एवं उनका निर्माण के विषय पर विद्यार्थियों को हमारे जीवन के समूहों के महत्व को समझने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ पर यह बल देना आवश्यक है कि वे समूह का वर्ण या चयन करते समय सावधान रहे। अध्यापक कुछ विद्यार्थियों से यह पूछ सकते हैं कि वे कैसे विभिन्न समूहों के सदस्य बने और इन समूहों की सदस्यता से उन्हें क्या लाभ मिलता है। सामाजिक स्वैराचार को समझने के लिए किसी आसान प्रयोग कक्षा में किए जा सकते हैं। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कुछ कार्य को निष्पादित करने के लिए कह सके और उसमें कार्य में उनके योगदान के बारे में पूछ। इसको पढ़ने से अनुभव प्राप्त करना चाहिए कि कैसे सामाजिक स्वचार का परिहार किया जाए। सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा के विषय के संदर्भ में विद्यार्थी को सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा दोनों के लाभ बताए जाने चाहिए। उन्हें यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि समाज में सहयोग एक बेहतर युक्ति है। कुछ ऐसे व्यक्ति अध्ययन
केस स्टडी की विवेचना की जा सकती है जिसमें सहयोगी प्रयास सफल रहे। विद्यार्थी को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि अनन्यता महत्वपूर्ण है और हमारी अनन्यता किस प्रकार से हमारे सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। अंतर समूह द्वंद्व के खंड में आपका बल द्वंद्व समाधान युक्तियों पर होना चाहिए, न कि मात्र द्वंद्व पर।